क्या अगर किसी पर्सन का बर्थ होता है तो इज इट नेसेसरी कि हमें बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है? डिसअपियरेंस मतलब क्या? वो चीज पहले एग्जिस्ट करती थी लेकिन अब एग्जिस्ट नहीं करती। सो सर्टेन थिंग्स हैव डिसअपियर्ड। सो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया में एक ही होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी न्यू बॉर्न चाइल्ड और डेड बॉडी फाउंड डेजर्टेड इन द पब्लिक प्लेस दैट यू हैव टू रजिस्टर विद इन 30 डेज ऑफ द अकरेंस। अगर कोई भी बर्थ या डेथ आउटसाइड इंडिया हुआ है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? अगर आपसे पूछ ले भैया रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड एक्ट में कितनी पेनल्टी है, चाहे कोई पर्सन कोई कॉन्ट्ररी एक्ट करे, रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार करे या मेडिकल प्रैक्टिशनर करे, 50 रुपए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ वाला चैनल एंड वेलकम टू द वन शॉट्स रैपिड रिवीजन, जहां पे आज हम डील करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, जो कि इंपॉर्टेंट सेगमेंट है गुजरात जुडिशरी के लिए। लास्ट टाइम भी गुजरात जुडिशरी में ये सब्जेक्ट देखने को मिला था और कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन इन सारे माइनर लॉज से आए थे। तो गुजरात में हम सबको पता है कि बहुत सारे ऐसे माइनर लॉज हैं जो कि हमें ध्यान रखने हैं कि हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वन शॉट में इसको बहुत ही जल्दी टू द पॉइंट डिस्कशन रखने वाले हैं। आई होप इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, अगर ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो कोई भी स्टूडेंट एक बार थम्स अप करके बता सकता है कि यस मैम ऑडियो वीडियो इज ऑल क्लियर, ताकि हम सेशन स्टार्ट कर लें फटाफट से। अच्छा, देयर इज वन मोर डाउट which the students are having regarding the PDFs, right? कृति जी गुड इवनिंग, किंजल जी एक बार थम्स अप करके बता दो ऑडियो वीडियो सब क्लियर बराबर, कोई एको वगैरह कुछ नहीं है। खुशबू जी, एक सभी स्टूडेंट्स में डाउट है कि मैम पीडीएफ जो है वो स्पेसिफिकली माइनर लॉस की वो ऐप में नहीं मिल रही है। Recently only team actually informed me that they haven't created a separate batch for one shot minor laws. So what we will be doing is we will be sharing these one shot minor laws PDF ऑन लॉ वाला टेलीग्राम चैनल। ठीक है, लॉ वाला टेलीग्राम चैनल को आप जरूर फॉलो कीजिएगा, उसमें ऐड हो जाइएगा। ओके, लिंक मैं चाहे तो आपको अपने ग्रुप शिवानी सोलंकी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं ही ऑलरेडी। वहां से जाके लॉ वाला ग्रुप को चैनल को अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको आज ही मैं सारी जितने भी वन शॉट्स लिए, अभी तक हम 3 वन शॉट्स ले चुके, 2 पहले ले लिए और आज एक, इन तीनों की पीडीएफ वहां पे अपलोड करवा दी जाएगी। ठीक है, क्लियर? ओके, सुबह से शो नहीं हो रहा है, डू नॉट वरी। ओके, यस यू कैन गेट करेक्शंस डन। शानू कोहल जी थोड़ा रुकिए, है ना, सेशन को स्टार्ट करते तो आपको समझ आएगा कि एक बर्थ को डेथ को रजिस्टर कब करवाने की जरूरत है, कौन रजिस्टर करवा सकता है, कहां पे रजिस्ट्रेशन करवाना है, कौन रजिस्ट्रेशन एक्ट में, सॉरी इस रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट में कौन अथॉरिटीज होती है। सो इट इज नॉट दैट ऑलवेज रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी ही होता है या रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। इट इज ऑल्सो अबाउट लाइफ, दैट इज बर्थ देन डेथ एज वेल एज मैरिज। आपका अलग से एक और एक्ट है दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ और बर्थ डेथ मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1886 आई गेस। ओके, लेकिन वो एक्ट नहीं पढ़ना है हमको, 1969 का एक्ट पढ़ना है। ओके, क्लियर है सब कुछ? तो सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया कि पीडीएफ आपको कहां से लेनी है। पीडीएफ लॉ वाला टेलीग्राम चैनल पे मैं सेशन खत्म होने के बाद टीम को इन्फॉर्म कर दूंगी, सारी पीडीएफ उनके साथ शेयर कर दी जाएगी, वहां पे अपलोड हो जाएगी, वहां से लेके डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ। ओके, नाउ बिगिनिंग विद द सेशन। आज देखो हमारे पास सेशन में क्या क्या है। आज हमें बेसिक्स पढ़ना है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट का, जो कि मैंने हमेशा बोला है कि एक्ट नंबर क्या है इसका चैप्टर्स कितने हैं इसका सेक्शन नंबर क्या है, मतलब टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस क्या है, ये एनफोर्समेंट में कब आया, प्रेसिडेंट की असेंट कब रिसीव हुई, तो ये सब कुछ पढ़ना है। ये चीज हमको ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? एंड उसके बाद पढ़ेंगे हम रजिस्ट्रेशन स्टैब्लिशमेंट, मतलब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अथॉरिटीज। देखो ये कोई टेक्निकल या कंसेप्चुअल सब्जेक्ट नहीं है, बहुत इजी टू द पॉइंट है, कब क्या कौन कैसे, दैट इज इट। इन सारी चीजों का जवाब आपको इस एक्ट में मिलेगा। जैसे वी हैड एनआई एक्ट, वी हैड प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, ये थोड़े कंसेप्चुअल और टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, सो वी टुक टाइम ओवर देयर। लाइक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट होने वाला है, एसआरए होने वाला है, लिमिटेशन एक्ट होने वाला है। ये तीनों ही ऐसे एक्ट्स हैं जिसमें वी विल बी टेकिंग टाइम टू अंडरस्टैंड मेनी कंसेप्ट, क्योंकि वहां पे अलग अलग चीजें अलग अलग जगह दे रखी है विच वी नीड टू कनेक्ट। बट रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ की बात करूं या जो नेक्स्ट एक्ट जो कि हम परसों लेने वाले हैं 22 ऑफ मार्च को, उसमें भी आपको डायरेक्ट चीजें दे रखी है, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन। ओके, क्लियर? थर्ड इज रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, दैट इज हाउ, वेयर and who is going to register them, and finally maintenance of record and statistics। सबसे पहले ये समझना है कि बर्थ और डेथ को रिकॉर्ड क्यों किया जाता है, कहां प्रॉब्लम है। क्या अगर किसी पर्सन का बर्थ होता है
तो इज इट नेसेसरी कि हमें बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, और अगर बनवा रहे हैं तो उसकी क्या वैल्यू है? यू सी, बर्थ सर्टिफिकेट holds an evidentiary value as to the fact that the death, or sorry, that the date which is mentioned in the birth certificate is the true and the accurate date on which the person took the birth. Same goes for your death certificate also. So both these certificates are what? They are admissible in evidence. Okay? Thank you आर्या जी. Yes कृति जी बताइए क्या रिक्वेस्ट है? Okay, yes yes कौशिक जी, लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी लेंगे. Okay? हाँ जी खुशबू जी, ये देखिए हमारा स्केड्यूल आप सबको दिख जाएगा. ठीक है, आज हमने थर्ड सेगमेंट खत्म कर देना है, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ. नेक्स्ट होगा इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन 22 मार्च को, जो कि गुजरात जुडिशरी के लिए है. देन वी आर गोइंग टू फिनिश कंप्लीट एनआई एक्ट, जो कि गुजरात के लिए जरूरी है और मध्य प्रदेश के लिए भी जरूरी है. देन एसआरए और लिमिटेशन, जो कि सारे स्टेट जुडिशरी में आता है, बिहार, राजस्थान, एमपी, फिर चाहे आपका यूपी पीसीएसजे हो गया या गुजरात हो गया. देन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट करेंगे, और फाइनली सबसे बड़ा एक्ट दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का वन शॉट लेंगे. और साथ ही साथ हो सकता है कि कुछ छोटे छोटे सेगमेंट्स में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे आपको फाउंडेशन बैच में भी करा दूं. हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ को रैपिड रिवीजन में डील करेंगे. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जो कि आरजेएस का पार्ट है. एंड फाइनली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी मैं डील करने वाली हूं. आई विल ऑल्सो ट्राई टू कंप्लीट योर लॉ ऑफ टॉर्ट्स. बाकी जितना भी बाद का जो टाइम है आफ्टर योर 12th अप्रैल, जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा मैं स्केड्यूल आपको बताते जाऊंगी. बाकी स्केड्यूल आपको यूट्यूब यहाँ पे लॉ वाला चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में भी देखने को मिल जाएगा. एक इंपॉर्टेंट चीज जो सारे स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है, आपको ये लग रहा होगा कि कृति बाय डिफॉल्ट यही है एक्चुअली पावर पॉइंट में ना. आई ट्राइड लुकिंग फॉर इट. अगर मैं आपको सीधा पीडीएफ से पढ़वाती ना, ठीक है, एक्सप्लोरर से, तो वहां पे आई कुड हैव इंक्रीज दिस, है ना. लेकिन इसमें ऐसा ही है, ये बाय डिफॉल्ट है. ठीक है, कोशिश करूंगी मैं कोई डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स फाइंड आउट करने की, स्पेसिफिकली आपके व्हाइट बोर्ड को लेके. ओके चलो. अच्छा, एक और चीज सुनिए. आप सब सोच रहे होंगे मैम पॉक्सो का क्या, डीवी एक्ट का क्या, पॉश का क्या, पीसीपीएनडीटी का क्या, ये एक्ट्स कहाँ है ना. एक और है, मैं भूल रही हूं इसमें से कौन सा है आपका एक्ट. ठीक है, खैर जो भी है. यस, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन का क्या. स्टूडेंट्स, ये पांचों एक्ट्स मैंने नीति बैच में, फर्स्ट बैच में करवाए हैं. जो क्लास आपको नीति बैच में यहाँ पे आसानी से दिख जाएगी, और उन क्लासेस को मैं इसी माइनर लॉज वन शॉट के प्लेलिस्ट में ऐड करवा दूंगी. यू कैन गो एंड वॉच दो सेशन. फुल सेशन है, इन डेप्थ सेशन है, विद नोट्स है. ठीक है, क्लियर है. और इन सबकी पीडीएफ आपको ग्रुप पर भी शेयर करवा दी जाएगी, दैट इज टेलीग्राम ग्रुप पर, लॉ वाला टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करवा दी जाएगी. और इन सबकी पीडीएफ तो आपको ऐप में भी मिल जाएगी. बराबर है. ये 5 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी डन हो चुके हैं माइनर लॉस, तो प्लीज जाके इनको देख लो, यूट्यूब पे पड़े हैं. कमर्शियल कोर्ट एक्ट भी हो जाएगा. ठीक है, ओके. चलिए आगे चलेंगे. अब देखो बेसिक्स क्या है हमारे पास रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट का. सबसे पहले इसका एक्ट नंबर कौन सा है? एक्ट नंबर 18 है. कब का? 1969 का. सबके एक्ट नंबर याद रखने हैं आपने. अब 1 अप्रैल 1960 इसकी एनफोर्समेंट डेट है. कहां पर? गुजरात में. इफ यू सी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट, यू विल रियलाइज कि ये एक्ट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डेट्स को एनफोर्स हुआ है. क्यों? बिकॉज सेक्शन नंबर 1 सेज कि जब ये एक्ट पूरे इंडिया पे यूनिफॉर्म तरीके से अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये तब फोर्स में आएगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी. लेकिन कहां के एनफोर्समेंट के लिए बोला? इन्होंने बोला स्टेट के लिए. नीचे अगर आप इसका फुट नोट देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि इन्होंने जितने भी हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरला, एमपी, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, सबके लिए अलग अलग डेट्स उन्होंने मेंशन की है. नॉट ओनली दैट, जब 1969 में इंडिया के कुछ अलग और पार्ट्स थे, जो कि आफ्टर 1969 वी नो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद कुछ और नए स्टेट्स बने हैं, तो चाहे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गए हैं, तो उनके लिए अलग अलग डेट्स है. बट आपको गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान रखना है? आपको गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है 1 अप्रैल 1970 वाइड नोटिफिकेशन ऑफ GSR 461 dated 7th March 1970 in the states and the union territories of. कितने स्टेट्स में हुआ था उस दिन? ये 1 अप्रैल 1970 में 13 स्टेट्स प्लस 4 यूनियन टेरिटरी में आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट अप्लाई हुआ था. क्लियर है? ओके. नीति बैच तो फिनिश हो गया ना प्रियांशु जी? नीति बैच फिनिश हो चुका है. नीति 2.0 जिसमें हमने 500 PYQs कराए हैं मेजर लॉस के, वो भी ओवर हो गया है. ओके, अभी वन शॉट चल रहा है और फाउंडेशन बैच चल रहा है. ओके,
क्लियर? तो ये डेट सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे। अगर आप सबको ये लग रहा है कि 1 अक्टूबर 1970 है, इट इज नॉट 1 अक्टूबर 1970, बिकॉज आपका फुटनोट क्लियरली बोल रहा है 1 अक्टूबर 1970 इन द फॉलोइंग एरियाज ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के कुछ पार्ट्स में 1 अक्टूबर 1970 को रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट अप्लाई हुआ था। बराबर है? तो गुजरात के स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 1970, नॉट 1 अक्टूबर 1970। बराबर? प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली इस एक्ट को? 31 मई 1969। अब बात करें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स, वी हैव 5 चैप्टर्स, नंबर ऑफ सेक्शंस वी हैव 32 सेक्शंस। अब ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग डेट पे क्यों अप्लाई हुआ, क्यों एनफोर्स हुआ? सीधी सी बात है, सेक्शन नंबर 1 ये कहता है कि अलग अलग स्टेट में ये एक्ट अलग अलग डेट्स को अप्लाई हो सकता है, एनफोर्स हो सकता है, प्रोवाइडेड कि नोटिफिकेशन कौन पारित करेगा, उसके लिए कौन नोटिफाई करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करने वाला है। ओके, क्लियर? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डेफिनेशंस। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बर्थ क्या होता है। पहले बर्थ को समझेंगे। जब तक इंसान जीवित नहीं होता है, जब तक लाइफ नहीं लेगा, तब तक उसकी डेथ कैसे होगी? ओके, तो 2A डिफाइंस दैट बर्थ मींस लाइव बर्थ और स्टिल बर्थ। क्या बोला है 2A ने? 2A ने बोला है लाइव बर्थ और स्टिल बर्थ। तो इसकी कैटेगरी में दोनों आ जाते हैं, लाइव बर्थ और स्टिल बर्थ। लाइव बर्थ का मतलब क्या है? बच्चा जीवित पैदा हुआ है। स्टिल बर्थ का मतलब क्या है? हम बोलते हैं ना बेबी वॉज बॉर्न स्टिल, मतलब बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, मतलब माँ के कोख में ही डाइड इनटू मदर्स वूम। मतलब ऐसा नहीं है कि बर्थ होने के बाद जब वो धरती पे आया उसके बाद उसकी मृत्यु हुई, नहीं तो फिर वो सिंपल डेथ होती। बट स्टिल बर्थ मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय स्टिल बर्थ। सो बर्थ में दोनों है, स्टिल बर्थ प्लस लाइव बर्थ। लेकिन लाइव बर्थ क्या होता है फिर और स्टिल बर्थ क्या होता है? तो लाइव बर्थ के लिए हमको ये समझना है दैट कंप्लीट एक्सट्रैक्शन होता है इसका। क्या होता है? बॉडी का कंप्लीट एक्सट्रैक्शन, मतलब पूरी बॉडी मां के कोख से बाहर आ जाती है, उसे हम लाइव बर्थ कहते हैं। ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन क्या होता है? जब मैंने आपको पीसीपीएनडीटी पढ़ाया था तो वहां पे हमने कंसेप्टस, एम्ब्रियो, फीटस ये सब पढ़ा था। कंसेप्टस इज the complete procedure which takes place from the date of fertilization to the date of birth। तो वो जो पूरा conception that is pregnancy का जो पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है, जब वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है कहां से? फ्रॉम मदर it is said to be the live birth। अब देखो इन्होंने इसमें दो चीजें और लिखी है कि जब ये कंसेप्टस दैट इज द अल्टीमेट प्रोडक्ट जब बाहर आ रहा है, ही शुड ब्रीथ, मतलब सांस लेनी चाहिए, और शो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, एग्जिस्टेंस या एविडेंस ऑफ लाइफ होना चाहिए। अब क्या हो सकता है? देखो कई बार बच्चा ना सांस नहीं लेता है, डॉक्टर्स डर जाते हैं। 3 इडियट्स देखा है ना, लगता है कि बच्चा जीवित नहीं है लेकिन हाथ पैर चलाया या रोया। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे एक लाइफ की एग्जिस्टेंस की या लाइफ होने के एविडेंसेस देता है। सो इनमें से अगर कोई भी दो चीज है, सो दैट मीन्स द चाइल्ड वॉज बोर्न लाइफ एंड नॉट डेड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन क्या थी। ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी डज नॉट मैटर। अ चाइल्ड में बॉर्न इमेच्योर, लेकिन अगर इमेच्योर भी बॉर्न हुआ है तो भी पैदा तो हुआ है, सो उसको हम क्या बोलेंगे? लाइव बर्थ बोलने वाले हैं। ठीक है, क्लियर? यस चित्रा जी, डेफिनेटली। ओके, वी आर गोइंग टू कवर SRA ऑल्सो, वी आर गोइंग टू कवर लिमिटेशन ऑल्सो। बराबर, मैंने स्केड्यूल पहले ही मेंशन कर दिया है। प्रोबेबली बाय 30 अप्रैल हम लोग लगभग काफी सारे वन शॉट्स कर चुके होंगे माइनर लॉस के। ओके, स्टिल बर्थ मतलब क्या? आपके दिमाग में पहले ही आ जाना चाहिए कि ये डेड है, बच्चा कैसा है? डेड पैदा हुआ है। इसके लिए क्या बोला गया? फीटल डेथ। क्या बोला गया है? फीटल डेथ। मतलब जब चाइल्ड मदर के वूम में था उस वक्त वो क्या होता है? उस वक्त फीटस माना जाता है, और फीटस की जब डेथ हो जाती है तो इसको बोलेंगे स्टिल बर्थ। फीटल डेथ और द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन हैज अटेन पीरियड ऑफ जेस्टेशन। देखो फीटस भी एक टाइम पीरियड बाद ही डेवलप होता है। वी नो एक पर्टिकुलर स्टेज पे एक जो मदर के वूम में जो भी प्रोडक्ट है उसको हम फीटस बोलते हैं आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। 56-57 डे का कंसेप्ट हमें पीसीपीएनडीटी एक्ट में पढ़ चुके हैं। और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो मदर के वूम में कंसेप्टस का प्रोडक्ट होता है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं।
तो जो फीटस की डेथ होती है ड्यूरिंग द कंप्लीट पीरियड ऑफ जेस्टेशन, उसको हम कहते हैं स्टिल बर्थ. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डेफिनेशन ऑफ डेथ एंड फीटल डेथ. तो डेथ और फीटल डेथ में क्या फर्क हुआ? डेथ मतलब पहले उस पर्सन का बर्थ हुआ था, जीवित था वो व्यक्ति. फीटल डेथ मतलब इन मदर्स वूम में ही उस बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी और जब वो पैदा हुआ तो मरा हुआ पैदा हुआ था. सो डेथ में बोला गया है टू बी डिफाइंस योर डेथ विच सेज परमानेंट डिसअपियरेंस. किस चीज का परमानेंट डिसअपियरेंस हो रहा है? परमानेंट डिसअपियरेंस हो रहा है ऑल द एविडेंसेस ऑफ लाइफ, ऑल एविडेंसेस ऑफ लाइफ. ऑल एविडेंसेस ऑफ लाइफ में क्या आएगा? मतलब नो मूवमेंट, नो ब्रेन वर्किंग, नो हार्ट वर्किंग, नो ब्रीथिंग. सो सारे लाइफ के जितने भी एविडेंसेस हैं वो खत्म हो जाए. कब? एट एनी टाइम, किसी भी वक्त. ऐसा कुछ डिसाइडेड फैक्टर है क्या कि कोई व्यक्ति 60 साल का होके अगर उसकी डेथ होती है तो ही डेथ मानेंगे, नहीं तो हम डेथ नहीं मानेंगे? नो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. जब उस पर्सन ने बर्थ लिया उसके बाद किसी भी समय पे अगर उस पर्सन की डेथ होती है उसे डेथ माना जाएगा. व्हाट इज नेसेसरी आफ्टर लाइफ बर्थ? लाइफ बर्थ मतलब 2D. तो पहले पर्सन ने लाइफ बर्थ लेना चाहिए, उसके बाद मान लीजिए 3 दिन बाद भी अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो वो डेथ की कैटेगरी में आएगा, फीटल डेथ की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि मदर के वूम्ब में उस पर्सन की डेथ नहीं हुई है. ओके, नाउ व्हेन वी कम टू फीटल डेथ, तो ऑब्वियस ही बात है कि मदर के वूम्ब से रिलेटेड यहाँ पे हमें कुछ कंसेप्ट दे रखे होंगे. यहां देखो क्या बोला, यहां पर भी एब्सेंस है, यहां पर डिसअपियर होता है. देखो दो चीजें हैं, डिसअपियरेंस एंड एब्सेंस में फर्क है. डिसअपियरेंस मतलब क्या? वो चीज पहले एग्जिस्ट करती थी लेकिन अब एग्जिस्ट नहीं करती. सो सर्टेन थिंग्स हैव डिसअपियर्ड आफ्टर देयर अपीयरेंस. एंड एब्सेंस मतलब क्या है? शुरुआत से ही कभी वो चीज नहीं थी. जैसे होता है ना, हम अगर स्कूल गए हैं, 4 क्लासेस अटेंड की है, बाकी की 4 क्लासेस में हम नहीं दिखे हैं, तो हमारे लिए वर्ड एब्सेंट यूज नहीं किया जाता है. हमारे लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है? डिसअपियर भी यूज नहीं होता है, बंक यूज होता है. 4 क्लास तक तो दिख रहा था, अभी 4 क्लास के बाद दिख ही नहीं रहा है, तो कहाँ है? मतलब बंक पे चला गया बच्चा. बंक का मतलब क्या? स्कूल आया था पहले, कुछ टाइम पीरियड तक रहा स्कूल में, अब चला गया. सो दैट कैन बी अ फैक्टर और एन एग्जाम्पल जहां पे हम डिसअपियरेंस को कनेक्ट कर सकते हैं. एब्सेंट मतलब क्या? स्टूडेंट सुबह से ही स्कूल आया ही नहीं, घर से बस में निकला ही नहीं, मतलब आज उसकी छुट्टी है, एब्सेंट है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एब्सेंट मार्क हो जाएगा. तो यहां क्या लिखा है इन्होंने? एब्सेंस है. यहां पर भी एविडेंस ऑफ लाइफ एब्सेंट है. एविडेंस ऑफ लाइफ थे ही नहीं, कोई ऐसा साक्ष्य नहीं था जिससे देख के हम ये बोल दे कि ये बच्चा जीवित था. लेकिन हमें अब स्टेजेस देखने हैं, हमें अब स्टेजेस देखना है कि ये फीटस की डेथ कौन से स्टेज से हो रही है, कौन से स्टेज से इसके लाइफ के एविडेंसेस थे ही नहीं. तो उन्होंने बोला लाइफ, अच्छे से ये पॉइंट्स मार्क करके चलना, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है. लाइफ प्रायर टू एक्सट्रैक्शन. एक्सट्रैक्शन मतलब क्या? बिछड़ना. ओके, लाइफ प्रायर टू एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मदर मतलब अपनी मदर से वो बच्चा अलग होता, उससे पहले ही उसके लाइफ के जितने भी एविडेंसेस थे, मतलब ये सबूत कि वो जीवित है, वो खत्म हो चुके थे. ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन. तो जब वो कंसेप्शन, अब देखो यहां पे हम चाइल्ड नहीं बोल सकते, चाइल्ड कौन होता है? जो कि जीवित व्यक्ति होता है. तो इसको हम वर्ड क्या देते हैं? इसको हम प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन देते हैं. कंसेप्शन मींस जो पूरा प्रेगनेंसी का टाइम ड्यूरेशन था उसका जो प्रोडक्ट है. तो चाहे वो एम्ब्रियो हो, चाहे वो फीटस हो, वो मदर से एक्सट्रैक्ट हुआ, उससे पहले ही उसकी लाइफ की सारे एविडेंसेस खत्म हो चुके थे, समाप्त हो चुके थे, एब्सेंट थे, कभी दिखे ही नहीं, मतलब उसकी फीटल डेथ हो चुकी है. मतलब जब वो मदर की बॉडी से एक्सट्रैक्ट हुआ तो उसमें लाइफ नहीं दिख रही थी. ओके, क्लियर? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेगमेंट. ये 4 डेफिनेशन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है. बर्थ दे रखा है 2A में, जिसको पढ़ेंगे हम 2D, दैट इज लाइफ बर्थ, एंड 2G स्टिल बर्थ के साथ. फिर हमने बोला कि जब हमने स्टिल बर्थ पढ़ा कि मतलब डेड बेबी पैदा हुआ है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेथ क्या है और फीटल डेथ क्या है. डेथ किस में डिफाइंड है? 2B, एंड फीटल डेथ इज 2C. नाउ मूविंग ऑन टू रजिस्ट्रेशन एस्टैब्लिशमेंट, जो कि सेक्शन 3 से स्टार्ट होता है. अब सुनो, अगर कोई बच्चा पैदा हुआ या किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हुई, क्योंकि पैदा बच्चा ही होता है ना, छोटा है तो ऑब्वियसली ही इज एन इन्फैंट. ओके, या किसी भी पर्सन की डेथ हुई, तो दोनों का ही हमें क्या करवाना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है. बट एग्जैक्टली हम रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे कहां? क्या वहां पे कोई अथॉरिटी है? हमारे दिमाग में जनरली रजिस्ट्रार ही होता है.
लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए रजिस्ट्रार के नीचे भी एक सब रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार के ऊपर भी चीफ रजिस्ट्रार होता है, चीफ रजिस्ट्रार के ऊपर भी एक रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होता है। रजिस्ट्रेशन का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ताकि इंडिया में ये एक ट्रैक किया जा सके, एक डेटा एनालिसिस किया जा सके कि कितने बच्चे एक दिन में या एक साल में या हमारे जब सेंसस है ना, जनगणना होती है, तो हमें ये पता चले कि कितने लोग एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मरे हैं और कितने न्यू बेबीज बॉर्न हुए हैं। बेसिकली ये डेथ और बर्थ कब हुआ और क्यों हुआ, बेसिकली डेथ का रीजन ही जानते हैं हम। या फिर कोई इन्फेंट की कोई कह सकते हैं कि बचपन में डेथ हो गई है, तो उसके पीछे रीजंस क्या रहे हैं, इन सारी चीजों का आंकलन करने के बाद गवर्नमेंट जनरली कुछ पॉलिसीज फॉर्म करती है ना। हम देखते हैं कि इन्फेंट की डेथ हो जाती है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विमेन की डेथ हो जाती है, तो इन सारे रीजंस को एक्यूमुलेट करके गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज बनाती है जहां पे ये मेक श्योर किया जा सके कि कोई भी इन्फेंट की डेथ ना हो, कोई भी पर्सन की बीमारी से डेथ ना हो, एंड ऑल्सो टू मेक श्योर कि कौन से एज स्लैब में कितने लोग हैं। ओके, we will read Priyanshu ji whether registration is mandatory or not। ठीक है आर्या जी, ये सारे माइनर लॉज मैंने सेशन की स्टार्टिंग में बताया था, ये सारे माइनर लॉज सिर्फ यूट्यूब पे दिखेंगे, ऐप पर नहीं दिखेंगे, बिकॉज ऐप में अलग से कोर्स नहीं क्रिएट किया गया है। ये अलग से कोर्स नहीं है, जैसे फाउंडेशन लॉ का प्रॉपर अलग से कोर्स है, ये अलग से कोर्स नहीं है, बिकॉज देयर कैन बी अ टाइम वेयर मान लो कोई और दूसरा एग्जाम आ गया, दिल्ली का आ गया, हरियाणा का आ गया, एमपी का आ गया, उनके लिए अलग से और कोई माइनर लॉ वन शॉट लेना पड़ा, सो उस बैच को बार बार रीओपन क्लोज नहीं करेंगे, राइट। सो दीज क्लासेस आर एक्सक्लूसिवली ऑन यूट्यूब, और इसकी पीडीएफ, क्योंकि ऐप में ये कोर्स नहीं है तो आपको पीडीएफ ऐप में नहीं मिलेगा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल, लॉ वाला टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अब हमें सबसे पहले हायरार्की पढ़ना है। सबसे ऊपर कौन, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, नीचे सेक्शन 4 में कौन है, चीफ रजिस्ट्रार, सेक्शन नंबर 6 में कौन है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार। ठीक वैसे ही जैसे हम जब क्रिमिनल कोर्ट्स की हायरार्की पढ़ते हैं तो हमारे पास कोर्ट ऑफ सेशन में सेशन जज एज वेल एज एडिशनल सेशन जज देखने को मिलते हैं। फिर सेक्शन नंबर 7 में क्या होते हैं, रजिस्ट्रार्स होते हैं, एंड सेक्शन नंबर 7 में ही एक और पॉइंट डाल के दिया, दैट इज सब रजिस्ट्रार। और जनरली बर्थ और डेथ कहाँ जो है वो रजिस्टर करवाया जाता है, रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के पास। क्लियर है। बीच में एक सेक्शन नंबर 5 आता है, क्या आता है, सेक्शन नंबर 5 आता है जो कि कहता है रजिस्ट्रेशन डिवीजन बन सकेंगे, रजिस्ट्रेशन डिवीजन बन सकेंगे नहीं, बनाए जा सकते, और बनाता कौन है इसको, स्टेट गवर्नमेंट बनाता है। एक स्टेट को अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड करके उनको रजिस्ट्रेशन डिवीजन बनाएंगे। क्लियर। और इस रजिस्ट्रेशन डिवीजन के बारे में और इन सारे हायर्स के बारे में अब हम अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन किसको अपॉइंट करता है, एग्जैक्टली क्या फंक्शंस हैं। सो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया में एक ही होता है, जहां पर उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनका रजिस्ट्रेशन होता है। फंक्शन क्या है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास हम नहीं जा सकते और बोल सकते कि आप प्लीज ये रजिस्ट्रेशन कर दीजिए इस बर्थ का या डेथ का, बट ये बेसिकली सबके ऊपर एक अथॉरिटी है, मतलब सबको डायरेक्शंस देते हैं कि किस तरीके से आपको बर्थ या डेथ को रजिस्टर करना है। देखो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रूल्स आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग फीस जो है रजिस्ट्रेशन की वो देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, अभी हम जब पावर्स पढ़ेंगे रूल्स बनाने की या रेगुलेशंस बनाने की, तब हमको पता चलेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई एक्टिविटी ऑफ चीफ रजिस्ट्रार्स। तो इनके नीचे जो चीफ रजिस्ट्रार्स है इनकी एक्टिविटी का ध्यान रखें और ये मेक श्योर करें कि डिफरेंट एरियाज के जो भी चीफ रजिस्ट्रार है वो आराम से साथ में मिल बैठ के कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं, एंड ऑल्सो सबमिट द एनुअल रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ये चीफ रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया होते हैं जो कि रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बना सके, हमारे लिए पॉलिसीज बना सके। Clear? Next is chief registrar. He is appointed by whom? He is appointed by state government. If any one of you want me to read out any of the sections which you think कि मैम ये point cover नहीं हुआ है या फिर आप प्लीज इसको पढ़ दीजिए, समझा दीजिए, do let me know. If you want me to read the complete section तो भी बताना, कोई सब सेक्शन मेंशन करोगे तो मैं वो भी पढ़ दूंगी। क्लियर? चीफ रजिस्ट्रार क्या है, चीफ रजिस्ट्रार को अपॉइंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। दिमाग लगाओ, चीफ रजिस्ट्रार को स्टेट गवर्नमेंट क्यों अपॉइंट करता है, क्योंकि चीफ रजिस्ट्रार हर स्टेट के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया सेंट्रल लेवल के लिए, चीफ रजिस्ट्रार हर स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार हर डिस्ट्रिक्ट के लिए। ओके,
सो चीफ रजिस्ट्रार को अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट, और उसका स्टेटस क्या होता है, किसके बराबर उसकी रैंक होती है, क्वेश्चन आ सकता है प्रिलिमिनरी में, ध्यान रखना उसकी रैंक होती है चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन स्टेट के बराबर। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो स्टेट में है उनके बराबर का उनको रैंक दिया जाता है। ओके, देन इज इनका फंक्शन क्या है। अब हम चीफ रजिस्ट्रार के पास भी जाके बर्थ या डेथ को रजिस्टर नहीं करेंगे, बेसिकली ये मेक श्योर करते हैं कि उनके जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनमें काम अच्छे से और तालमेल बिठा के हो। सो बेसिकली ही इश्यूज इंस्ट्रक्शंस टू कोऑर्डिनेट, यूनिटी, सुपरवाइज द रजिस्ट्रेशन वर्क इन द स्टेट। पूरे स्टेट में रजिस्ट्रेशन अच्छी तरीके से हो रहा है, कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितने बर्थ अभी भी या डेथ अभी भी रजिस्टर नहीं हुए हैं, एंड टू गिव फर्दर इंस्ट्रक्शंस टू योर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार। किसका काम होता है, चीफ रजिस्ट्रार का काम होता है। ठीक है, ज्योति जी, प्रियंशु जी, आर्या जी, दर्शन जी, बराबर। नेक्स्ट पॉइंट इज नोटिफिकेशन नहीं आता क्लास का, दीप्ति जी डू नॉट वरी। मुझे बताओ नोटिफिकेशन कहां नहीं आता, आपको यूट्यूब पे नहीं देखने को मिल रहा नोटिफिकेशन? देखो मेरे को तो आया जैसे ही मैंने क्लास स्टार्ट किया, है ना। इट इज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस टुडे, यस, आज 20 मार्च है ना, हाँ, इट इज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस टुडे, बराबर। देखो अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, पहली बात यूट्यूब का नोटिफिकेशन डेली आ रहा होगा, लेकिन मान लो अगर टेलीग्राम चैनल पे, लॉ वाला चैनल पे नहीं आ रहा, तो डू नॉट वरी, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज शिवानी सोलंकी। और अगर आपको सब्जेक्ट रिलेटेड जो मैंने पढ़ा है कोई भी क्वेरी है, यू कैन रीच आउट टू मी यूजिंग माय टेलीग्राम ग्रुप। अच्छा एक चीज और, वन मोर थिंग, looking into the security of all the students plus looking into the security of the groups, I have made some changes in the security where if you join my group you will need the approval of the admin. Okay, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं टेलीग्राम चेक करूंगी, मैं अप्रूव कर दूंगी and then you can join. Reason being कि these days we have been seeing that many judiciary educators के फेक स्पैम अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, और वो फेक अकाउंट्स टीचर के नाम से बना के स्टूडेंट से पैसे मांग रहे हैं, स्टूडेंट से नंबर मांग रहे हैं उनको न्यू ग्रुप्स में ऐड करने को। वी विल नॉट डू एनी सच थिंग, है ना। मैं अपनी साइड से पर्सनली कभी आपको ऐसा मैसेज नहीं करूंगी, और मुझे डाउट सॉल्व करना है, आई जनरली यूज वॉइस नोट, सो डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी सच मैसेज जहां पे आपसे डायरेक्टली नंबर मांगा जा रहा है या आपके बैंक डिटेल्स या कुछ भी। सबके जनरली आपको ज्यादा जुडिशरी एडुकेटर्स का ही देखने को मिलेगा। सो रिसेंटली आई विटनेस्ड सर्टेन स्पैम अकाउंट्स इन माय नेम आल्सो, सो लुकिंग इनटू दैट थिंग आई हैव इंश्योर्ड द सिक्योरिटी ऑफ द ग्रुप्स प्लस स्टूडेंट। सो मेक श्योर कि आप ये गलती ना करें, ऐसे ट्रैप में ना फंसे। ओके चलो आगे चलेंगे। अब देखो, सो दिस इज द चीफ रजिस्ट्रार, बराबर। इनका फंक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन इशू कर सकते हैं। फिर 6 सेक्शन में, सेक्शन नंबर 6 में आता है डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार। इनका क्या काम होता है, पहले तो ये अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कहां है, स्टेट में है। अब किसके लिए अपॉइंट किया जाता है, हर रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट के लिए। सो बेसिकली कोई भी अलग से मैं कहूं अगर डिस्ट्रिक्ट फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन तो नहीं बनाई जा रही है एज पर योर सेक्शन नंबर 6, लेकिन हर रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट के लिए एक हमारा डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार डेफिनेटली रहेगा, और उसका अपॉइंटमेंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट। अब बात रही रजिस्ट्रेशन डिवीजन की, अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट है तो उसमें डिफरेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन हो सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन में फर्क है। सेक्शन नंबर 7 दैट इज टेरिटोरियल डिवीजन अंडर योर सीआरपीसी, उसमें आपको देखने को मिलेगा एक डिवीजन में हम पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट भी रख सकते हैं, या एक डिवीजन में हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स भी रख सकते हैं। ओके, सो डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट एक नहीं, ये ध्यान रखना अच्छे से। क्लियर है ये पॉइंट? जैसे अगर जोधपुर डिवीजन की बात करोगे तो हो सकता है वहां पे और भी काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हो जिनके लिए एक पर्टिकुलर कोड हो, बराबर है ये चीज। सो आगे चलेंगे। रजिस्ट्रेशन डिवीजन कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। कौन बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। डिवाइड द स्टेट टेरिटरी इनटू रजिस्ट्रेशन डिवीजन। अब जब स्टेट गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन बना रही है तो एक रजिस्ट्रेशन डिवीजन उन्होंने बना लिया, तो इसमें एक डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 डिविजन्स भी हो सकती है, 3 डिस्ट्रिक्ट्स भी हो सकती है। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि अलग से एक डिवीजन बना दिया फिर इसको एक अलग से डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओके क्लियर है? ओके यस डेफिनेटली। ठीक है कृष्णा जी, स्पेसिफिकली आप लोग क्लैट के लिए बात करें, क्लैट के लिए जल्दी आपको खुशखबरी सुनाई जाएगी। ओके, वर्किंग ऑन दैट, टीम इज वर्किंग ऑन दैट। चलो एक बार सेक्शन नंबर 5 पढ़ेंगे ताकि और डाउट्स क्लियर हो जाए। सेक्शन नंबर 5 सेज
registration division. The state government may by notification divide the territory within the state into such registration division as it may think fit and prescribe different rules for different registration division. तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आए क्या डिफरेंट रूल्स बन सकते हैं क्या डिफरेंट डिविजन्स के लिए, आंसर इज यस, डिफरेंट डिविजन्स के लिए डिफरेंट रूल्स बन सकते हैं. बराबर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज रजिस्ट्रार. रजिस्ट्रार को अपॉइंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट. ध्यान रखना सिर्फ एक पर्सन है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, दैट इज रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया. बाकी सबको चाहे चीफ रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार या फिर रजिस्ट्रार, सबको कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है. अब रजिस्ट्रार कहां के लिए होता है? कोई भी लोकल एरिया के लिए. हर लोकल एरिया के लिए अलग अलग रजिस्ट्रार होता है. जैसे एक पर्टिकुलर म्युनिसिपैलिटी के लिए अलग हो सकता है, एक पंचायत के लिए अलग हो सकता है, एक लोकल एरिया. इस लोकल एरिया में अर्बन एरिया भी आ सकता है, रूरल एरिया भी आ सकता है. हर पर्टिकुलर लोकल एरिया के लिए अलग अलग रजिस्ट्रार होते हैं. बराबर है ये चीज. अब ये रजिस्ट्रार को एक पावर दी गई है कि रजिस्ट्रार साहब आप सब रजिस्ट्रार अपॉइंट कर सकते हैं. सो सब रजिस्ट्रार को कभी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करती है. सब रजिस्ट्रार के जस्ट हायर अथॉरिटी दैट इज रजिस्ट्रार अपॉइंट्स दी सब रजिस्ट्रार. मेक श्योर आप ये पढ़ लें. सेक्शन नंबर 7 में एंड में जाके आपको ये सेगमेंट दे रखा है. सेक्शन नंबर 7 रीड आउट कर देती हूं मैं. देखो मैं पढ़ रही हूं सबसेक्शन 5. द रजिस्ट्रार में विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ चीफ रजिस्ट्रार अपॉइंट सब रजिस्ट्रार एंड असाइन टू देम एनी और ऑल ऑफ हिज पावर्स एंड ड्यूटी इन रिलेशन टू द स्पेसिफाइड एरिया विद इन हिज ज्यूरिसडिक्शन. बराबर है क्या ये चीज? सो बेसिकली सब रजिस्ट्रार को अपॉइंट रजिस्ट्रार करते हैं प्रोवाइडेड वो अप्रूवल ले. अप्रूवल किसकी लेंगे? चीफ रजिस्ट्रार की. ओके, चीफ रजिस्ट्रार की. सरिता जी हिंदी में ही तो समझा रहे हैं और कैसे समझाऊं बताओ. देखो टेक्निकल लैंग्वेज अब इंग्लिश में अगर मैं यूज कर रही हूँ रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार, ऐसा थोड़ी है कि हिंदी मीडियम वाले को समझ नहीं आएगा या फिर इंग्लिश मीडियम वाले को कोई हिंदी का वर्ड अगर मैं यूज कर रही हूँ तो वो नहीं समझ आएगा. ओके, मेक श्योर करें. आई ऑलवेज से कि हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश भी पढ़ेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी भी पढ़ेंगे. ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं चाह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जुडिशरी एग्जाम की डिमांड है. And this you will realize when you go in interviews and when you go in mains and write the exam over there. Because English medium के student को हिंदी में भी ऐसे लिखना पड़ता है, हिंदी लैंग्वेज को फेस करना ही करना पड़ता है. And once you become civil judge, you will realize कि वहां पे पूरी ड्राफ्टिंग ही हिंदी में होती है या फिर आपकी लोकल लैंग्वेज में होती है. ओके, बराबर है ये चीज. क्लियर? चलो अब देखो हमें सब रजिस्ट्रार के फंक्शंस पढ़ने हैं. ठीक है, तो सब रजिस्ट्रार का फंक्शन क्या है? वो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन को एंटर करेंगे. एंटर इंफॉर्मेशन गिवन टू हिम बाय रजिस्ट्रार. जो इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार आपके सब रजिस्ट्रार को देंगे वो इंफॉर्मेशन उनको ऐड करनी है. इन्फॉर्म हिमसेल्फ ऑफ बर्थ एंड डेथ इन हिज ज्यूरिसडिक्शन. और ऑफिस के बाहर एक मिनट स्टूडेंट्स, ये फंक्शंस एंड ऑफिस रजिस्ट्रार के बारे में है. ठीक है, ये किसके बारे में है? रजिस्ट्रार के बारे में है. ओके, ये फंक्शंस और ये ऑफिस रजिस्ट्रार के बारे में है, सब रजिस्ट्रार के बारे में नहीं है. रजिस्ट्रार के पास इंफॉर्मेशन जाती है या फिर वो खुद से जैसे ही उनको पता चलता है कि कोई बर्थ या डेथ हुई है तो वो खुद से इस चीज का प्रयास करेंगे कि भाई मैं ये ध्यान रखूं कि मेरे ज्यूरिसडिक्शन में कहीं पे कोई बर्थ या डेथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो वो खुद से सेल्फ उसको नोटिस कर ले या फिर उसको रजिस्टर कर ले. और उनके ऑफिस से रिलेटेड कुछ प्रावधान दिए गए हैं दैट ही विल हैव हिज ओन ऑफिस इन एवरी लोकल एरिया जहां पे वो अपॉइंटेड है. अगर जोधपुर के पर्टिकुलर कोई लोकल एरिया के लिए वो अपॉइंटेड है तो वहां पर उनका खुद का एक ऑफिस होने वाला है. ऑफिस के बाहर या ऑफिस के पास उन्हें एक बोर्ड लगाना है जहां पे दे आर गोइंग टू मेंशन फर्स्ट रजिस्ट्रार ऑफ विच एरिया. पर्टिकुलरली दे हैव टू मेंशन कि जोधपुर के ये फलाने एरिया के लिए मैं रजिस्ट्रार हूं. उस रजिस्ट्रार का नाम होना चाहिए प्लस आर एंड डे ऑफ हिज अटेंडेंस. कब कितनी बजे ऑफिस खुलेगा, कौन से दिन को रजिस्ट्रार साहब ने ऑफिस में हाजिरी लगाई है, अटेंड हुए हैं, उस दिन ऑफिस खुला है, उन सब का एक बोर्ड होगा और वो रिकॉर्ड उनको मेंटेन करना पड़ेगा. क्लियर? रजिस्ट्रेशन डिवीजन प्रियांशु जी समझो इसको. एक पर्टिकुलर स्टेट है, ये मान लीजिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं. बराबर, ये डिस्ट्रिक्ट 1, डिस्ट्रिक्ट 2, डिस्ट्रिक्ट 3, डिस्ट्रिक्ट 4, डिस्ट्रिक्ट 5, डिस्ट्रिक्ट. ये मैं डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रही हूं, डिस्ट्रिक्ट्स की बात. अब डिवीजन क्या होता है? डिवीजन समझो, डिवीजन क्या होता है? जब हम डिवीजन की बात कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर एक डिवीजन हो गया, ये पर्टिकुलर एक डिवीजन हो गया. अब इस डिवीजन में हो सकता है
आपके 3 डिस्ट्रिक्ट हो, डिस्ट्रिक्ट 1, डिस्ट्रिक्ट 2, डिस्ट्रिक्ट 3, हो सकता है ये एक ही डिस्ट्रिक्ट हो सकता है इसमें भी 2 डिस्ट्रिक्ट हो। सो ऑलवेज रिमेंबर कि डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन अलग अलग हैं। जैसे जोधपुर डिवीजन की बात करें, जोधपुर डिवीजन कोर्ट्स की बात करें, तो नॉट नेसेसरी कि सिर्फ जोधपुर डिस्ट्रिक्ट ही वहां पे मैटर्स आएंगे, और अगर कोई छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है आसपास एंड स्टेट गवर्नमेंट फील्स कि उनके लिए एक सेपरेट कोर्ट खोलने की जरूरत नहीं, तो फिर जोधपुर डिवीजन में उनके मैटर्स जा सकते हैं। ओके, सो यू हैव टू मेक श्योर कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवीजन नहीं, एक डिवीजन के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आ सकती है, या एक डिवीजन में या तो एक डिस्ट्रिक्ट हो सकती है या एक डिवीजन में मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट हो सकता है। आ जाओ एक बार सेक्शन नंबर 7 ऑफ योर सीआरपीसी। अगर सेक्शन नंबर 7 या फिर सीआरपीसी का डायरेक्ट आप सभी स्टूडेंट्स के पास है तो एक बार पढ़ लेते हैं, तो वहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। सी, मैं पढ़ रही हूं यहां पर सबसे पहले सब सेक्शन 1 सेक्शन नंबर 7 ऑफ सीआरपीसी। एवरी स्टेट शैल बी सेशन डिवीजन, every state shall be session division or shall consist of session divisions, and every session divisions shall for the purpose of this code be a district or consist of a district। क्या बोला? हर सेशन डिवीजन या तो एक डिस्ट्रिक्ट मानी जाएगी या हर सेशन डिवीजन में एक डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कंसिस्ट कर सकता है। सो क्लियर है ये पॉइंट? बराबर, चले आगे। चलो, सब रजिस्ट्रार का पॉइंट हो चुका है। ध्यान रखना ये दोनों पॉइंट्स रजिस्ट्रार के हैं, सब रजिस्ट्रार के नहीं हैं। ओके, यस कौशिक जी, मैंने सुन लिया है ना, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में डील कर दूंगी। ठीक है, मैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स डील करूंगी विद द रिस्पेक्ट ऑफ जुडिशरी, नॉट विद रिस्पेक्ट ऑफ टॉर्ट्स, है ना। टॉर्ट्स के लिए अगर आएगा हमारा क्लैट के लिए पर्सपेक्टिवली तो रिस्पेक्टिवली, तो फिर वहां पे देखेंगे कि कौन सी फैकल्टी उसको डील करेगी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। कैसे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्या प्रोसीजर है। तो हमारे पास में ये 8 सेक्शंस हैं जो कि बताता है कि आपका रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा या रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस कैसे होने वाला है। सेक्शन नंबर 8 बोलता है कि रजिस्ट्रेशन करवाएगा कौन। रजिस्ट्रेशन, हु विल गेट इट रजिस्टर्ड। मतलब यहां पे रजिस्टरिंग अथॉरिटी की बात नहीं हो रही है, यहां पे ये बात हो रही है कि हमारे परिवार में से डेथ या बर्थ का रजिस्ट्रेशन कौन करवाएगा, कौन जाएगा अथॉरिटीज के पास। सेक्शन नंबर 9 में कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं। सेक्शन नंबर 10 ये बोलता है कि कुछ पर्टिकुलर पर्संस के ऊपर ये ड्यूटी है कि उनको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा या नोटिफाई करना पड़ेगा किसी डेथ या बर्थ की जानकारी मिलते ही। सेक्शन नंबर 11 कहता है कि आपको साइन करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेंट साइन करेगा। ओके, कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन, जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है उसके एक्सट्रैक्ट, उसके कॉपीज देना पड़ेगा इन्फॉर्मेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट। सेक्शन नंबर 13 कहता है कि अगर डिले कर दिया आपने रजिस्टर करने में तो कैसे फाइन पे करोगे, कब फाइन पे करोगे, कितना फाइन पे करना है और कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन का फाइन है, वो सब सेक्शन नंबर 13 में है। सेक्शन नंबर 13 को हम पढ़ने वाले हैं। देन वी हैव सेक्शन नंबर 14 व्हिच सेज रजिस्ट्रेशन ऑफ द नेम। ये कुछ पॉइंट अलग नहीं लगा आपको, बर्थ और डेथ से अलग है। हाउ इट इज डिफरेंट? पहले तो हमने बर्थ या डेथ का रजिस्ट्रेशन कराया, अब ये नेम का रजिस्ट्रेशन क्या हुआ। थोड़ा सा कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे लॉजिकली प्रैक्टिकली। देखो, एक बच्चे का बर्थ होता है, महीने भर तक तो उसका नाम ही नहीं होता है ना, बेबी, बाबू, बच्चा, बस यही बोला जाता है। जनरली उसको बाबू बोलते हैं लोग, है ना, हमारे घर में बाबू पैदा हुआ है, राइट। तो उसका कोई नाम नहीं रखा जाता है। लेकिन मान लो 1 महीने बाद या जैसे कोई मुहूर्त वगैरह निकाल के उस बच्चे का एक फिक्स नाम रखा गया, तो जब आपने उसका नाम रखा है ना, तो उसके नाम का भी रजिस्ट्रेशन कराओ। पहले तो आपने ये रजिस्टर करवाया कि फलाने दंपत्ति को या फलानी महिला को ये बच्चा इस तारीख को इस हॉस्पिटल में पैदा हुआ, तो आपने ये नोटिफाई किया है, ये रजिस्टर किया है कि एक बच्चा पैदा हुआ है। लेकिन उस बच्चे का नाम क्या है उस वक्त डिसाइडेड नहीं था, तो बाद में जब आपने नाम डिसाइड किया है अब उसको रजिस्टर करवाइए। दैट इज योर सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 15 सेज कि अगर कुछ करेक्शन और कैंसिलेशन करवाना है, तो मान लीजिए मेरे बर्थ सर्टिफिकेट में, विच वॉज अ रियल स्टोरी, मेरे बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई, मुझे बाद में 10th के बाद महसूस हुआ कि नहीं मुझे नाम चेंज करवाना है अपना, तो बर्थ सर्टिफिकेट में भी करवाना पड़ेगा। तो जाइए वापस उस अथॉरिटी के पास जिसने वो इशू किया था, हालांकि मैंने नाम चेंज नहीं करवाया। इट सो हैपेंड दैट माय ब्रदर वाज अप्लाइंग फॉर पासपोर्ट, एंड पासपोर्ट में हर एक डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से चेक किया जाता है। देयर माय मदर्स नेम इन अदर डॉक्यूमेंट वाज डिफरेंट, और थोड़ा सा स्पेलिंग एरर हो गया था बर्थ सर्टिफिकेट्स में हम दोनों भाई बहन के। सो फॉर दैट पर्पस पासपोर्ट अथॉरिटी रिफ्यूज की सॉरी सर, आपके बर्थ सर्टिफिकेट में तो जो मदर का नाम है उसमें तो एरर है,
we will not give you the passport. So for that purpose we went back to the birth authority, the registrar who had actually registered our birth, जो कि एक डिफरेंट सिटी में था, है ना. तो वहां पे जाके वापस से आपको बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाना पड़ता है. अब हुआ ये कि वो सर्टिफिकेट 20-25 साल बाद जब वापस से बनवाया, तो जब आप पैदा होते हो तो एकदम टूटा फूटा गला सा मतलब वो हो जाता है कागज. और अब जो बर्थ सर्टिफिकेट आ रहे हैं, पहले तो थोड़ा हाथ वगैरह से बनता था, अब तो प्रॉपर टाइप्ड, प्रिंटेड, लेमिनेशन के साथ, बढ़िया शानदार एक क्वालिटी के साथ आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिलते हैं. ओके, सो मेक श्योर, मैं एक एक सेक्शन को वापस करवा रही हूँ प्रियांशु ने ना, ये तो मैंने आपको सिर्फ चार्ट बताया है. सो मेक श्योर दैट अगर आपको लग रहा है कि कुछ करेक्शन करवाना है तो हो सकता है. अगर आपको लग रहा है कि ये बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट कैंसिल करवाना है, मान्यता नहीं रखनी है इसकी, ऐसा कोई बर्थ हुआ ही नहीं, गलती से हमने इंफॉर्मेशन दे दी थी, वो भी कैंसिल हो सकता है. सो इन केस इफ यू फील कि बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ चीजें चेंजेस करवानी है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा ये हम देखने वाले हैं अभी. ओके, ये एक्ट अनुराग जी गुजरात जुडिशरी में आ रहा है. ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू सबसे पहले सेक्शन नंबर 8, जो मैंने बोला था कि भैया इंफॉर्मेशन कौन देगा, किसको इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है. पहले तो ये देखो, क्या ये इंफॉर्मेशन हम ओरली दे सकते हैं या हमेशा रिटन होना चाहिए. तो उन्होंने बोला आप इंफॉर्मेशन ओरली भी दे सकते हो और रिटन भी दे सकते हो, लेकिन हमें किसी बर्थ या डेथ की इंफॉर्मेशन देनी किसको, रजिस्ट्रार को देनी है. पर ये बताओ कि अगर बर्थ या डेथ इन 6 जगह में से कहीं एक जगह हुआ तो फिर इंफॉर्मेशन कौन देगा. तो सेक्शन नंबर 8 सेज कि अगर बर्थ हुआ है, कहां पे, अगर बर्थ हुआ है हाउस में, अगर बर्थ हुआ है हाउस में, जो कि रेजिडेंशियल भी हो सकता है या नॉन रेजिडेंशियल भी हो सकता है, तो यहां पे इंफॉर्मेशन देने की ड्यूटी है हेड ऑफ हाउस. HOH मींस हेड ऑफ द हाउस इज गोइंग टू गिव द इंफॉर्मेशन. नॉट नेसेसरी कि पेरेंट्स इंफॉर्मेशन देने वाले, पुराना एक्ट है तो उस अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट इज हॉस्पिटल, हेल्थ सेंटर, मैटर्निटी या नर्सिंग होम में, है ना. जनरली कोई हॉस्पिटल हो गया है, या हमको पता है कि जनरली आजकल सारी डिलीवरीज हॉस्पिटल में होती है, तो वहां पे अगर कोई बर्थ हुआ या वहां पर अगर कोई डेथ हुई तो यहां पर इंफॉर्मेशन कौन देने वाला है, उस हॉस्पिटल का मेडिकल इंचार्ज. कौन देगा, मेडिकल इंचार्ज. वर्ड नोट कर लेना, सीधा प्रीवियस ईयर में आएगा, नॉट प्रीवियस ईयर, प्री में आएगा. ठीक है, और PYQs में आ चुके हैं यहां से क्वेश्चन. ठीक है, हो सकता है गुजरात का एक रैपिड में करवा दूं आपका PYQs, ठीक है, माइनर लॉस का, तो वहां पे हम एनालाइज कर पाएंगे कैसे क्वेश्चन आए. मान लो जेल में कोई डेथ हो गई, तो इन्फॉर्मेशन कौन देगा, जेलर देगा. देखो ऐसा नहीं कि जेल में बर्थ नहीं होते, है ना. मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उसका बर्थ हुआ, उसने बेबी को जन्म दिया, तो जेलर इन्फॉर्मेशन देगा. लेकिन जनरली ये होता है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन जेल में कभी बर्थ इसलिए नहीं दे पाती है बिकॉज वी स्टडी CRPC, दैट इज एग्जीक्यूशन ऑफ द इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन. तो उसको क्या कर दिया जाता है, पोस्टपोन कर दिया जाता है. ओके, अगर कोई डेथ हॉस्टल में हो गई या बर्थ हो गया हॉस्टल में, लॉज में, धर्मशाला में, बोर्डिंग हाउस में, बैरक में, या फिर कोई ऐसे पब्लिक रिसोर्ट में, तो वहां पे इंफॉर्मेशन कौन देगा, पर्सन इन चार्ज ऑफ सच प्लेस. कोई नया जन्म हुआ या फिर कोई डेड बॉडी मिली, कहां पर, पब्लिक प्लेस में. कई बार होता है ना पब्लिक प्लेस में हो रहा है, कोई ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में बर्थ हो गया, या फिर बस में आपातकालीन बर्थ हो गया, या कहीं डेड बॉडी मिल गई उस पब्लिक प्लेस में, तो फिर इंफॉर्मेशन कौन देने वाला है. इन्होंने बताया है दैट हेडमैन ऑफिसर ऑफ विलेज. अब विलेज का आपको मतलब ये समझना है, वो जिस प्लेस पे हुआ है वहां का जो भी हेडमैन है, प्लस क्योंकि एक्ट पुराना है तो ऐसे ही टर्म्स यहां यूज किए गए, प्लस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन. वहां पे जिस एरिया में, जिस पब्लिक प्लेस में ऐसा हुआ है, वहां के ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन भी, दोनों को इंफॉर्मेशन देखनी है. मैं ई पॉइंट पढ़ रही हूं, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी न्यू बॉर्न चाइल्ड और डेड बॉडी फाउंड डेजर्टेड इन द पब्लिक प्लेस, द हेडमैन और अदर corresponding officer of the village in case of village and officer in charge of the local police station elsewhere. तो अच्छे से सुनो, यहां पे क्या बोला है कि हेडमैन होगा अगर यहां पे ये बेबी का बर्थ या फिर डेड बॉडी मिली है, कहां पर, विलेज में. लेकिन अगर कोई अदर प्लेस है, elsewhere, इन प्लेसेस के अलावा अगर कहीं पर डेथ हुई है या न्यूबॉर्न बेबी का बर्थ हुआ है, तो वहां पे कौन, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द लोकल पुलिस स्टेशन एल्सवेयर. एल्सवेयर मतलब विलेज के अलावा अगर कहीं बर्थ हुआ तो. ओके,
बराबर, इज इट क्लियर? और अदर्स के रिस्पेक्ट में क्या बोला है? अदर्स के रिस्पेक्ट में एज मे बी प्रिस्क्राइब, अगर मान लो कहीं और पे बर्थ हुआ तो फिर एज मे बी प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब मतलब जो कि हमें रूल्स में मेंशन करके दे रखा है वो पर्सन यहां पे इन्फॉर्म कर सकता है। सेक्शन नंबर 11 ये कहता है अगर इंफॉर्मेशन ओरली दी गई तो फिर क्या, मान लो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मान लो मुझे नहीं पता कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, मैंने जाके ओरली इंफॉर्मेशन दे दिया, तो वहां पे जो इंफॉर्मेशन मैं दूंगी वो साइन करना पड़ेगा मुझे। थोड़ा सा इरेज हो गया, मैं वापस से लिख दूंगी। ओके, क्लियर है? हाँ हाँ, हॉस्पिटल इंक्लूड्स ऑल। हॉस्पिटल मैम, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाता, नो नो नो, दे आर जस्ट गोइंग टू गिव यू अ सर्टिफिकेट स्टेटिंग कि हाँ यहाँ पे बर्थ हुआ है, लेकिन सर्टिफिकेट देने का पावर किसके पास है? रजिस्ट्रार के पास है, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ। हॉस्पिटल कभी आपको सर्टिफिकेट नहीं बना के देगा, ठीक है? और ना ही आपका हॉस्पिटल आपको डेथ सर्टिफिकेट बना के देता है, बस वो डॉक्टर लिख के जरूर देता है कि अभी हम पढ़ेंगे आगे, डॉक्टर्स की ड्यूटी है कि बर्थ या डेथ के बारे में एक सर्टिफिकेट आपको दे कि यस ऐसी ऐसी चीज हुई है, उसके बाद रजिस्ट्रार के पास जाके हमको बनवाना पड़ेगा। ओके, देखो इट इज वेरी क्लियर। प्रियांशु जी सुनो, अगर ये न्यू बॉर्न बेबी का बर्थ या डेड बॉडी मिली हमें ऐसे पब्लिक प्लेस पे जो कि विलेज है, अगर विलेज है तो यहां का हेडमैन, अगर एल्सवेयर दूसरी जगह है मतलब वो विलेज नहीं है तो फिर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इंफॉर्मेशन देने वाला है। क्लियर है ये चीज? अब अगर इंफॉर्मेशन किसी ने ओरली जाके दी, मतलब लिखना वगैरह नहीं आता, तो वो पर्सन क्या करेगा? साइन करेगा, साइन बाय इंफॉर्मेंट, जो उसने इंफॉर्मेशन दी है वो उसको साइन करने वाला है। मतलब कि यहां पे उसका नेम लिखा जाएगा, उसका एड्रेस लिखा जाएगा, किसमें? रजिस्ट्रेशन बुक में, जो रजिस्टर होता है उनका, वहां पे लिखा जाएगा, प्लस वो एक थंब मार्क करेगा, है ना, अंगूठा लगाने वाला है, कहां से आया है, क्या नाम है, तो ये सारी डिटेल्स रजिस्टर में ऐड होने वाली है। बराबर, इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? सेक्शन नंबर 11 हमने यहीं पर पढ़ लिया। देखो सेक्शन नंबर 8 को मैं एक बार पढ़ूंगी ताकि हमें यह पता चले कि इज इट मैंडेटरी कि हमको इंफॉर्मेशन देनी ही देनी पड़ेगी। सेक्शन नंबर 8 सेज इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द पर्सन स्पेसिफाइड बिलो to give or cause to be given either orally or in writing according to the best of the knowledge information to the registrar of several particulars। so ये सेक्शन कैसा है? ये सेक्शन मैंडेटरी है कि आपको इंफॉर्मेशन देनी ही देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को। क्लियर प्रियांशु जी? इज इट क्लियर? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेक्शन नंबर 9। अगर डेथ या बर्थ हुई प्लांटेशन में, प्लांटेशन क्या है? प्लांटेशन समझेंगे अभी कि क्या है एग्जैक्टली। अगर डेथ या बर्थ हुआ प्लांटेशन में तो इंफॉर्मेशन देगा कौन? सुपरिटेंडेंट ऑफ प्लांटेशन देने वाला है। तो प्लांटेशन एग्जैक्टली होता क्या है? प्लांटेशन इन्होंने बोला है एक ऐसा लैंड है विच इज नॉट लेस देन 4 हेक्टेयर्स। 4 हेक्टेयर से ज्यादा कोई भी एरिया है जहां पे एग्रीकल्चर या ऐसा कुछ पर्पस के लिए उस लैंड को यूज किया जा रहा है, उसको बोला जाता है प्लांटेशन। 4 हेक्टेयर की जमीन कम नहीं होती है, बहुत लंबी चौड़ी होती है। इफ यू सी देयर आर मेनी स्टेट्स जहां पर आप देखोगे कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उस लैंड को यूज किया जा रहा है, दूर दूर तक उनका सिटी से कोई रिलेशन ही नहीं है, और वहां पे अक्सर अगर प्लांटेशन एक्टिविटी कंडक्ट की जा रही है और वहां पे कोई बर्थ या डेथ हो गया है तो उसका इंफॉर्मेशन कौन देगा? सुपरिटेंडेंट ऑफ प्लांटेशन देने वाला है, बिकॉज जनरली देयर आर पीपल हु आर इलिटरेट और दे डू नॉट हैव एनी सच इंफॉर्मेशन और आइडिया अबाउट द रजिस्ट्रेशन। और प्लांटेशन क्या हुआ? जो कि एरिया 4 हेक्टेयर से ज्यादा, मतलब कम नहीं है, जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है टी का, कॉफी का, पेपर का या फिर रबर का। नाउ वी नो टी प्लांटेशन कैसे होता है, टेरेस फार्मिंग पे होता है, वी नो जनरली नॉर्थ ईस्ट में होता है, तो दूर दूर तक रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहीं है ही नहीं। तो यहाँ पे कौन देने वाला इंफॉर्मेशन? सुपरिटेंडेंट देने वाला है। लेकिन ये सुपरिटेंडेंट ऑफ प्लांटेशन होता कौन है? ही इज द पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ द लेबरर्स एंड द वर्कर्स ऑफ द प्लांटेशन। जो प्लांटेशन प्रोसीजर वहां चल रहा है, एक्टिविटी वहां चल रही है, उसमें इन्वॉल्व सारे वर्कर्स और लेबरर्स का जो भी ऑफिसर, नॉट ऑफिसर बट जो भी पर्सन इन चार्ज है, ही इज कॉल्ड एज सुपरिटेंडेंट ऑफ प्लांटेशन। ठीक है, ये सेक्शन नंबर 11 only applies for oral information. Exactly. We have written now section number 11. ये देखो, if information given orally, written का है ही नहीं, orally बोला है तो उसको क्या करना है? Orally given to the registrar any information required under this act shall
राइट इन द रजिस्ट्रार मेंटेन्ड इन दिस बिहाफ, तो रजिस्टर में मेंशन किया जाएगा क्या क्या, हिज नेम, डिस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ अबॉर्ड, एंड इफ ही कैन नॉट राइट, मतलब कोई पर्सन है जो कि ओरली इंफॉर्मेशन दे रहा है और लिख तो सकता है, मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं ओरली जाके इंफॉर्मेशन दे रही हूं तो मुझे वहां साइन करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई पर्सन जो कि लिख नहीं सकता लेकिन और साथ में क्या कर रहा है, ओरली जाके इंफॉर्मेशन दे रहा है, एंड इफ ही कैन नॉट राइट शैल पुट हिज थंब मार्क इन द रजिस्टर अगेंस्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ अबॉर्ड एंड पर्टिकुलर्स। बराबर है क्या ये चीज? क्लियर है? अंडरस्टूड? तो यहां पे ये जो साइन है या फिर मैं कहूं राइटिंग ऑफ द नेम है, ये ऐसे इन्फॉर्मेंट के द्वारा है जो कि लिखना जानता है और उसने इंफॉर्मेशन ओरली दी, लेकिन ऐसा पर्सन जो कि लिखना नहीं जानता उसने ओरल इंफॉर्मेशन दी है तो नेम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन और थंब मार्क करेगा। इज इट क्लियर व्योम जी? बराबर? चलो अभी आगे चलने वाले हैं जहां पे हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 10, दैट इज ड्यूटी ऑफ द सर्टेन पर्संस टू नोटिफाई। कुछ लोगों की यहाँ पे ड्यूटी है जो कि सेक्शन नंबर 10 उन पे इंपोज करता है कि आपको नोटिफिकेशन देना पड़ेगा या नोटिफाई करना पड़ेगा कि ऐसा कोई पर्टिकुलर बर्थ या डेथ यहाँ पे हुआ है। पर हम नोटिफाई करेंगे किसको? हम नोटिफाई करेंगे रजिस्ट्रार को। किसके बारे में नोटिफिकेशन देना है आपको? या तो बर्थ या डेथ के बारे में, या फिर सर्टिफाई द कॉज ऑफ द डेथ। एक पर्टिकुलर जगह पे किसी पर्सन का बर्थ हुआ है ना, एक चाइल्ड का बर्थ हुआ, तो उसका इंफॉर्मेशन डॉक्टर्स को देना पड़ेगा। अगर दाई माँ ने उसका जन्म करवाया तो दाई माँ को देना पड़ेगा। अगर डेथ हुई है किसी हॉस्पिटल में तो मेडिकल इंचार्ज क्या करेगा? बताएगा कि डेथ कब, क्यों, कैसे हुई है, क्या सुसाइड की वजह से हुई है, या कोई हर्ट की वजह से हुई है, या कोई डिजीज की वजह से हुई है। ओके, सो नाउ वी नीड टू सी कि किसके ऊपर ड्यूटी है। तो ड्यूटी 3 टाइप ऑफ पीपल के ऊपर डाला। पहला बोला कीपर और ओनर। कहां का कीपर और ओनर है? ये कीपर और ओनर है एक प्लेस का, ऑफ प्लेस सेट फॉर डिस्पोजल ऑफ बॉडी, डिस्पोजल ऑफ बॉडी। कई बार हम देखते हैं ना, अंतिम संस्कार हो गया है, ऐसे कुछ प्लेसेस हैं जहां पे बॉडी डिस्पोज ऑफ की जाती है या दफनाया जाता है, तो वहां का पर्सन जो कि कीपर है, जो ध्यान रखता है उस जगह का, या ओनर है, उसके ऊपर ओनस है कि आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ऐसी कोई डेथ हुई थी और उस पर्सन को यहाँ पे, उस पर्सन का यहाँ पे अंतिम संस्कार किया गया है। दूसरा इन्होंने बोला है अगर कोई मिडवाइफ है, मिडवाइफ मतलब दाई अम्मा, ओके, या फिर कोई मेडिकल या हेल्थ अटेंडेंट है जिसके नजरों के सामने कोई बर्थ या डेथ हुई है तो उसको इंफॉर्मेशन देना है। नेक्स्ट बोला मेडिकल प्रैक्टिशनर को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, लेकिन कब? एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? अगर उनके पास, इफ रिक्वायर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट बोले तो ही उन्हें ऐसी इंफॉर्मेशन के बारे में नोटिफिकेशन देना पड़ेगा या नोटिस देना पड़ेगा या इंफॉर्म करना पड़ेगा। किसको? रजिस्ट्रार को। अब ये देखो, ये मेडिकल प्रैक्टिशनर के ऊपर हमने क्यों ड्यूटी डाली कि इनको नोटिफाई करना पड़ेगा? रीजन बीइंग कि यहां पे हमें क्या ऑब्टेन करना है? वी नीड टू ऑब्टेन द सर्टिफिकेट फॉर कॉज ऑफ डेथ। डेथ क्यों हुई है इसका सर्टिफिकेट कौन देता है? इसका सर्टिफिकेट आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर देते हैं। जहां पर उस पर्सन की डेथ हुई है, मेडिकल प्रैक्टिशनर को पता है क्यों हुई है। ठीक है, अब कौन सा मेडिकल प्रैक्टिशनर, विच मेडिकल प्रैक्टिशनर हैज टू गिव द इंफॉर्मेशन? तो यहां पे हमारे पास 2 सिचुएशन आती है। सबसे पहले हु अटेंडेड द डेथ, हु अटेंडेड आइदर द डेथ। अब यहां पे डेथ भी कौन से पर्सन की उसने अटेंड की है? जो कि बीमार था, डेथ ऑफ एन इल पर्सन। ओके, एंड सेकंड बोला है ही शैल स्टेट द कॉज ऑफ डेथ टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज। अब उसे स्टेट करना पड़ेगा कॉजेस जो उसके अकॉर्डिंग बेस्ट थे। ऐसा नहीं कि उसको ऐसा लगता है कि हाँ शायद उसके परिवारजनों ने उसे मारा है, वो आप अपना दिमाग मत लगाइए, अदर फैक्ट्स की तरफ मत जाइए, है ना, छानबीन वाला, इन्वेस्टिगेशन वाला, वो डाउटफुल, वो नहीं। आपको मेडिकल रीजंस देखते हुए जो रिपोर्ट्स आपके सामने आई है, आपको उन्हें एनालाइज करते हुए ये बताना है कि रिपोर्ट्स क्या कहती है कि किस वजह से इस पर्सन की डेथ हुई है। अब मेडिकल प्रैक्टिशनर जो सर्टिफिकेट देंगे उसके बारे में 2 चीजें आपको ध्यान रखना है। पहला, इट विल बी गिवन टू द पर्सन एंड फॉरवर्ड इट टू द रजिस्ट्रार। क्या किया जाएगा? उस पर्सन को दिया जाएगा जो कि उसका हकदार है, जो कि उनसे डिमांड कर रहा है, और वो पर्सन क्या करेगा? रजिस्ट्रार को इसे फॉरवर्ड करने वाला है। ठीक है, बराबर? पवन जी ऐसा नहीं है ना कि मैं पूरा इंग्लिश में ही पढ़ा रही हूँ ना, हिंदी में भी पढ़ाया जा रहा है, समझ में आ रहा है ना? बराबर?
अब सुनो, इसके लिए मैं सेक्शन नंबर 10 पढ़ रही हूं। सेक्शन नंबर 10 अच्छे से पढ़ेंगे, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिकली सब सेक्शन 3। अच्छे से सुनो। Where the state government has required under subsection 2, स्टेट गवर्नमेंट किसको बोल रहा है? किसी भी मेडिकल फैसिलिटी वाले पर्सन को बोल रहा है कि आपको, या किसी पर्सन को बोल रहा है कि आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी डेथ या बर्थ की। तो सबसेक्शन 3 कहता है स्टेट गवर्नमेंट where the state government has required under subsection 2 that certificate as to the cause of the death shall be given, कि आपको डेथ के कॉजेस बताते हुए सर्टिफिकेट देना है अगर किसी पर्सन की डेथ हुई है, इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द पर्सन whose during last illness was attended by the medical practitioner। कई बार होते हैं ना, नर्सेज वगैरह हैं या कोई डॉक्टर है जिन्होंने लास्ट टाइम उसका चेकअप किया है, वो पर्सन देने वाला है। द मेडिकल प्रैक्टिशनर shall after the death of that person issue without charging any fee to the person required under this act to give information concerning the death। So ये सर्टिफिकेट किसको देने वाले हैं? उस पर्सन को जो कि ये एक्ट ऑथोराइज करता है। ओके, जिसको कि ये एक्ट ऑथोराइज करता है कि आपको ये इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। To give information concerning the death, a certificate in prescribed form stating to the best of his knowledge and belief the cause of the death, and the certificate shall be received and delivered by such person to the registrar at the time of giving information concerning the death। सो बेसिकली अब समझ आया। जो स्टूडेंट्स ये पूछे थे मैम क्या प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसा सर्टिफिकेट इशू करता है? नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल या उसका मेडिकल प्रैक्टिशनर सिर्फ और सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेट देगा कॉजेस बताते हुए कि डेथ क्यों हुई है, नेचुरल कॉज है या कोई छोटी मोटी बीमारी थी या किसी ने कोई ऐसा गोली पाई गई या उनको कोई ग्रीवियस हर्ट हुआ या जहर पीने की वजह से हुई है, सुसाइड है, तो या कोई टॉर्चर है, हैरेसमेंट है, वो सर्टिफिकेट का, वो इंफॉर्मेशन का एक सर्टिफिकेट बनाते हुए आप इस पर्सन को देंगे जो कि ऑथराइज है ऐसा सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के लिए। और ये पर्सन सर्टिफिकेट किसको देगा? रजिस्ट्रार को देगा, जब वो रजिस्ट्रार को इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ऐसी ऐसी डेथ हुई और प्लीज मुझे इस डेथ से रिलेटेड आप एक रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दीजिए। बराबर है ये चीज? ओके ओके, क्लियर है? मेडिकल प्रैक्टिशनर सीआरपीसी में अच्छे से डिफाइंड है, वैसे सीआरपीसी में बताऊंगी। आई डोंट थिंक इन्होंने यहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिशनर को डिफाइन किया है। ठीक है, क्लियर है? मेडिकल प्रैक्टिशनर हो गया है वहां पे, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो गया, वहां पे डिफाइंड है। ठीक है, अभी टू द पॉइंट चलेंगे, नहीं तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। आगे सुनो, अगला हमें ये समझना है कि सेक्शन नंबर 12 ये बोल रहा है कि जब ऐसा इंफॉर्मेशन मिल गया है किसको? रजिस्ट्रार को, तो कॉपी ऑफ एक्सट्रैक्ट या फिर कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेंट को देना पड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या देना पड़ेगा? फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे रजिस्ट्रेशन का कॉपी आपको देना पड़ेगा। द रजिस्ट्रार शैल एज सून एज रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ और डेथ कंप्लीट हो गया है गिव फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पर्सन हु गिव्स इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 8 और 9 एंड एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स इन हिज हैंड फ्रॉम द रजिस्टर रिलेटिंग टू बर्थ और डेथ। जैसे ही बर्थ या फिर डेथ का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, यहां पे इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलेंगे। चलो, नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 13, जो मैंने बोला अगर आपने रजिस्ट्रेशन करने में डिले कर दिया देन व्हाट। तो पहले जनरल रूल पढ़ेंगे कि जनरल रूल क्या कहता है कि कितने दिन में आपने रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। सो जनरल रूल अंडर योर सेक्शन नंबर 13 सेज दैट यू हैव टू रजिस्टर विद इन 30 डेज ऑफ द अकरेंस। चाहे बर्थ हुआ है या डेथ हुआ है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। सबसेक्शन 1 सेज any birth or death of which information is given to the registrar after the expiry of the period but within the 30 days of his occurrence shall be registered on payment of such late fee as may be prescribed। सुनो, इन्होंने बोला अगर 30 डेज में आप इंफॉर्मेशन देते हैं तो आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं सिर्फ और सिर्फ फीस पे करके, लेकिन आफ्टर 30 डेज दिया, दैट इज आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड दिया है, तो आपको लेट फीस देना पड़ेगा। दैट इज लेट हो गए हैं उसके लिए आपको एडिशनल फीस देना पड़ेगा। बराबर है? द बर्थ और द डेथ ऑफ विच इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द रजिस्ट्रार आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, जो कि स्पेसिफाई कर रखा है, लेकिन विद इन 30 डेज ऑफ इट अकरेंस शैल बी रजिस्टर्ड ऑन द पेमेंट ऑफ सच लेट फीस। दूसरा पॉइंट बोला है अगर आपने 30 डेज के बाद लेकिन 1 साल के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन दिया किसी बर्थ या फिर डेथ का, तो सबसे पहले आपको रिटन परमिशन लानी पड़ेगी अथॉरिटी की। रिटन परमिशन लानी पड़ेगी किसकी? प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी का। प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी कौन है? जो कि हमारे रूल्स में हमको मेंशन करके दे रखी है। एंड ऑन पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फीस, प्रिस्क्राइब्ड फीस मतलब रूल्स में आपको यहाँ पे लेट फीस के बारे में बताया गया है।
एंड साथ में आपको एक एफिडेविट पेश करना पड़ेगा जो कि जिसपे की नोटरी करवाई होगी कि हम अब जाके कोई बर्थ या डेथ को रजिस्टर कर रहे हैं। क्लियर? एंड अगर 1 साल बाद रजिस्ट्रेशन कराया तो फिर आपको ऑर्डर कर लाना पड़ेगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के साइड से या फिर प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, उस वक्त प्रेसिडेंसी कोर्स होते थे, तो प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट अगर आपका वेरिफिकेशन कर देते हैं कि हाँ जी ये जो बर्थ और डेथ की इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं रजिस्ट्रार को ये बराबर सही है, तो उनके साथ आप पेमेंट करेंगे एक फी का जो कि प्रिस्क्राइब कर रखी है। उस फीस के साथ प्लस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे किसी भी बर्थ या डेथ को रजिस्टर कर सकते हैं। सो इफ आई आस्क, या एग्जाम में आ गया कि जनरल रूल क्या है कि कितने दिन में आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, इट इज विद इन 30 days, बट आफ्टर 30 days इफ यू गो फॉर रजिस्ट्रेशन यू हैव टू गिव द लेट फीस आफ्टर 30, बट बिफोर 1 year then these are the 3 stages that you have to follow, but after 1 year if you go then judicial magistrate first class या फिर presidency magistrate along with your prescribed late fee you have to go for the registration of birth and death. Moving on to next segment, that is section number 14 and 15. 14 में मैंने क्या बोला था, registration of the name of the child। ये कौन सा registration है, ये वो registration है जहां पे आपने सिर्फ बर्थ को रजिस्टर किया था लेकिन विदाउट नेम कर दिया था पहले। नाउ दूसरी दफा है ना, आफ्टर सम टाइम यू एक्चुअली डिसाइडेड द नेम, है ना, बच्चे का नामकरण हो गया, क्या हो गया, नामकरण। यहां पे जब हो गया तो नामकरण होने के बाद उस बच्चे का नेम आपको जाके रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास बताना है। तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन देगा कौन, पेरेंट्स या गार्डियंस, बिकॉज पेरेंट्स या गार्डियंस को ही पता है कि एग्जैक्ट उस बच्चे का नाम क्या है। Now next point, that is section number 15 says that in case कोई भी हमें करेक्शन करवाना है, ठीक है, कोई भी करेक्शन करवाना है। अब मैं थोड़ी ना रिक्रूटिंग अथॉरिटी हूं, मुझे पता होगा कि भाई एग्जाम कब होने वाला है ना, क्लियर है। बस ये हम पता करने में बिजी रह जाते हैं, एग्जाम कब होगा, कब नोटिफिकेशन आएगा। पहले पढ़ लो, एग्जाम आता रहेगा। इस तरीके से पढ़ो कि अगले 3-4 महीने में अगर एग्जाम आ जाए तो अपनी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बनाओ कि आप उस एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर लो, ठीक है। Rajiv ji, is it useful? No, it is not useful for RGS exam. It is useful only if you want to take some knowledge कि registration of birth या death कैसे होता है, that is it. RGS के लिए क्यों important नहीं है? RGS के लिए इसलिए important नहीं क्योंकि RGS का सिलेबस नहीं है, ये गुजरात जुडिशरी का सिलेबस है, लेकिन समझ लोगे तो अच्छा है। इट्स कंप्लीटली अप टू यू, ओके, क्लियर है। चलो अब हमें देखना है करेक्शन या कैंसिलेशन। कोई नाम दिया, मान लो नाम में राजीव जी के डबल ई आता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने आई लगा दिया, क्या लगा दिया, ये आई लगा दिया। तो हमें ये क्या करना है, नेम को करेक्ट करना है। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोसीजर, हमें क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास अगर हम कुछ करेक्ट करवाने के लिए, कुछ कैंसिल करवाने के लिए जा रहे हैं तो प्रोसीजर क्या होगा, पहले ये समझना है कि हम जा कब सकते हैं। जब कोई भी अथॉरिटी ने ऐसी एंट्री लिखी है जो कि इनोरियस है, गलत है, जो कि फ्रॉडेंटली है ना, जो कि आपने फ्रॉड कमिट करके दी या फिर इम्प्रॉपरली मेड है, आधी अधूरी है, बराबर, तो इन केसेस में हम सेक्शन नंबर 15 का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपकी ये प्रोसीजर होगा कैसे नाम करेक्ट होगा, या कोई एंट्री को ही कैंसिल करना है, आपको कोई पर्टिकुलर एंट्री को ही कैंसिल करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको मार्जिन में एक सूटेबल एंट्री बनानी पड़ेगी। सी दिस इज योर सर्टिफिकेट, बराबर है। सेक्शन नंबर 15 को साथ में पढ़ते हुए जाएंगे। सेक्शन नंबर 15, ओके। अब देखो इन्होंने बोला है सब्जेक्ट टू सच रूल्स मेड, करेक्ट द एरर और कैंसिल द एंट्री बाय सुटेबल एंट्री इन द मार्जिन विदाउट ऑल्टरेशन इन द ओरिजिनल एंट्री एंड सेल साइन द मार्जिनल एंट्री एंड देयर टू द डेट ऑफ द करेक्शन और कैंसिलेशन। तो यहां पे क्या होगा, डेट भी मेंशन किया जाएगा करेक्शन या कैंसिलेशन का। सबसे पहले आपको मार्जिन में जो आपका रजिस्टर है, देखो यहाँ पे न्यू सर्टिफिकेट डेफिनेटली इशू होगा, लेकिन आपका जो रजिस्टर है उसमें एक एंट्री बनाई जाएगी, ये मेजर एंट्री हो जाती है आपकी, और उस एंट्री को क्या किया जाएगा, मार्जिनल एंट्री को साइन किया जाएगा। जो भी चेंजेस या करेक्शन हमें चाहिए वो मार्जिन में होगा, एक साइड में होगा, ठीक है, एंड उस मार्जिनल एंट्री को भी साइन किया जाएगा। एंड along with that, without alteration in the original entry,
ये ओरिजिनल एंट्री है और ये कौन सी हो गई, ये मार्जिनल एंट्री हो गई है। तो ओरिजिनल एंट्री में कोई छिड़खानी नहीं करना है, मार्जिनल एंट्री में आपको जो लिखना है वो लिखिए। अलॉन्ग विद दैट मार्जिनल एंट्री में कब करेक्शन हुआ, कब कैंसिलेशन हुआ, इसकी डेट भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है बराबर। सेक्शन नंबर 14-15 क्लियर है। तो फिर आगे चलेंगे जहां अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड स्टैटिस्टिक्स। हाँ जी, टुवर्ड्स पीस ऑफ सोल। मैम ये आपके फाउंडेशन बैच की सारी सीरीज कंप्लीट हो गई ना, और यूट्यूब पर अरे फाउंडेशन बैच तो भी चल रहा है। फाउंडेशन बैच अभी जून तक चलेगा, जहां पे 6 मेजर लॉस को कंप्लीट करने का हम तीनों फैकल्टीज ने टारगेट लिया है, दैट इज सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये 6 सब्जेक्ट्स लगभग आपके जून तक चलने वाले हैं, वो फाउंडेशन बैच में बराबर चलेंगे। What I am conducting right now is not a part of foundation batch. These are the minor laws one shot जो कि स्टेट स्पेसिफिक है, बराबर है ये चीज, और ये भी रहेगी और वो सारी क्लासेस भी रहेगी। यूट्यूब से कुछ भी नहीं रिमूव होता है। ओके, नाउ मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड स्टैटिस्टिक्स। रिकॉर्ड्स मतलब क्या, रिकॉर्ड्स मतलब बर्थ एंड डेथ की जो एंट्रीज हैं हमारे रजिस्टर में, उसको मेंटेन कौन करेगा, कब तक करना है, क्या टाइम ड्यूरेशन होने वाला है, उन स्टैटिस्टिक्स को हम कैसे रिकॉर्ड करके रखेंगे, ये सारा सेगमेंट हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब कॉमन मैन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कॉमन मैन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रजिस्ट्रार के लिए इंपॉर्टेंट है। उसको पता होना चाहिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन या कौन सा एनुअल रिपोर्ट उसको कब किसको देना है। ये है सेक्शन नंबर 16 में, दैट इज रजिस्ट्रार और चीफ रजिस्ट्रार के लिए कुछ ड्यूटीज हैं। Section number 17 says search of birth register and death register. Since birth certificate, birth register, death register is a public document, we people can inspect it, can search it. हम जाके एक proper application दे के उसको inspect कर सकते हैं, ध्यान रखना ये चीज। Okay? Next is inspection of registration office. जो रजिस्ट्रेशन हो गया है जिस प्लेस पे, उसका आप इंस्पेक्शन कर सकते हो टू फाइंड एनी डॉक्यूमेंट्स। एंड 19 सेज ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के ऊपर ड्यूटी डाली है कि आपको पीरियोडिकल रिटर्न सेंड करने पड़ेंगे चीफ रजिस्ट्रार को। तो फिर चीफ रजिस्ट्रार की भी सेक्शन नंबर 16 में ड्यूटी डाल रखी है, उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपनी हायर अथॉरिटी को सेंड करने, जो कि हम 16, 17, 18, 19 में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, can we register birth on the first time of registration with? Yes, you can if you've decided the name. अगर नाम डिसाइड कर रखा है तो बताइए ना कि क्या नाम आपने डिसाइड कर रखा है, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन कई सिचुएशंस में होता है ना, हमने टाइम ड्यूरेशन क्या बोला कि 30 डेज में आपको इन्फॉर्म करना है, 30 डेज में आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद करोगे तो लेट फीस लगेगा। लेकिन कुछ लोगों ने अगर 30 डेज में भी डिसाइड नहीं किया ना, 1 साल तक बच्चे को बाबू बाबू ही बोल रहे हो, तो ठीक है, जब आपने उसका नाम डिसाइड कर लिया है तब इन्फॉर्मेशन दे दीजिए एज टू द नेम। सेक्शन नंबर 16 ने 2 लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, पहला बोला रजिस्ट्रार और दूसरा बोला चीफ रजिस्ट्रार। सेक्शन नंबर 16 सेज रजिस्ट्रार को कुछ रजिस्टर रखने पड़ेंगे एक पर्टिकुलर फॉर्म में, फॉर्म ऑफ रजिस्टर क्या होने वाला है। तो रजिस्ट्रार को बोला है दैट ही इज गोइंग टू कीप द रजिस्टर ऑफ बर्थ और डेथ। रजिस्टर होगा ना उसके पास भी, जैसे हम नोटरी करवाने जाते हैं उनके पास भी एक रजिस्टर होता है। रजिस्ट्रार के पास जाते हैं सेल डीड, लीज डीड, गिफ्ट डीड को रजिस्टर करने के लिए, उनके पास भी एक रजिस्टर होता है। वैसे के वैसे रजिस्ट्रार भी एक बर्थ और डेथ का अपने पास रजिस्टर रखेगा। कैसे? इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। अब प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म मतलब रूल्स। जहां पर भी वर्ड दिख जाए प्रिस्क्राइब्ड, इट मींस रूल्स दैट आर गिवन बाय द योर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एज योर एक्ट सेज। नेक्स्ट इज चीफ रजिस्ट्रार के ऊपर इंफॉर्मेशन, कुछ ऑब्लिगेशन डाला। चीफ रजिस्ट्रार को यह बोला है कि यू हैव टू प्रिंट एंड सप्लाई। अब चीफ रजिस्ट्रार क्या प्रिंट और क्या सप्लाई करेगा? रजिस्टर बुक। तो जो रजिस्टर्स बेसिकली प्रिंट होके आते हैं उसका ध्यान कौन रखने वाला है? उसका ध्यान चीफ रजिस्ट्रार रखेंगे। किस पर्पस के लिए रजिस्ट्रार बुक को यूज किया जाता है? फॉर मेकिंग एंट्रीज। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द रजिस्ट्रार टू प्रोवाइड दीज प्रिंटेड बुक्स, दैट इज रजिस्ट्रेशन बुक्स, टू द रजिस्ट्रार। ओके, प्लस क्या बोला? इट्स कॉपी ऑन कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस ऑफ द ऑफिसर ऑफ रजिस्ट्रार। एक कॉपी देनी पड़ेगी, कॉपी देनी तो नहीं पड़ेगी लेकिन कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट में आपको वो कॉपी स्टिक करनी पड़ेगी कि इतने इतने रजिस्टर्स हमने क्या किए हैं, रजिस्ट्रार्स को सप्लाई कर दिए हैं। सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 1
में रजिस्ट्रार के बारे में बताया, सबसेक्शन 2 में चीफ रजिस्ट्रार के बारे में। सबसेक्शन 1 says that every registrar shall keep in the prescribed form a register of birth and death for the registration area or any part thereof in relation to which he exercises jurisdiction। बराबर चीज। सबसेक्शन 2 इंपॉर्टेंट, सब रजिस्ट्रार के बारे में नहीं, सॉरी, चीफ रजिस्ट्रार shall cause to be printed, supply a sufficient number of register books for making entries of birth and death according to such form and instruction as may be prescribed। जिस तरीके से रूल्स में आपको प्रिस्क्राइब कर रखे हैं, समय समय पर चीफ रजिस्ट्रार इज गोइंग टू प्रिंट सच रजिस्ट्रेशन बुक एंड कॉपी ऑफ सच फॉर्म इन लोकल लैंग्वेज shall be posted in some conspicuous place on or near the outer door of the office of every registrar। हर रजिस्ट्रार के ऑफिस के या तो बाहर या उसके आसपास कोई भी कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस है, उसके बाहर एक कॉपी लगाई जाएगी। किसकी कॉपी लगाई जाएगी? उस पर्टिकुलर फॉर्म की, उस पर्टिकुलर पार्ट की, कि इतनी एंट्रीज या इतने रजिस्ट्रार बुक्स आपको सप्लाई कर दी गई हैं। दिस इज द फॉर्म इन विच यू आर गोइंग टू मेक द रजिस्ट्रेशन। ओके, क्लियर है ये पॉइंट? सो दिस इज योर सेक्शन नंबर 16। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सर्च ऑफ बर्थ एंड डेथ रजिस्टर। क्या आप और मैं बर्थ रजिस्टर या डेथ रजिस्टर को सर्च कर सकते हैं? आंसर इज यस, इट कैन बी सर्च्ड बाय एनी पर्सन। किसी भी पर्सन का बर्थ देखना है, एग्जैक्टली किस डेट को वो पैदा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। हालांकि अब देखो, बर्थ सर्टिफिकेट में लोग ऊपर नीचे क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन दे देते हैं ना, कोई 1 साल 2 साल बड़ा कर दिया, किसी को 1 साल 2 साल छोटा कर दिया। लेकिन हमें ये देखना है क्या प्रोसीजर है अगर कोई भी पर्सन ऐसा बर्थ या डेथ रजिस्टर को सर्च करता है, तो हमें जाना पड़ेगा किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। यू हैव टू आस्क रजिस्ट्रार टू व्हाट? टू सर्च, कि हम आपके इस रजिस्टर को सर्च करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। क्या सर्च करना चाहते हैं? कोई भी एंट्री सर्च करना चाहते हैं। प्लस यू कैन ऑब्टेन कॉपी ऑल्सो, यू कैन ऑब्टेन कॉपी फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑल्सो। अगर कोर्ट में केस फाइट कर रहे हो, कोई अपनी डेट छुपाए, बर्थ सर्टिफिकेट बोले कि नहीं नहीं हमारे पास तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, आप क्या करोगे? जाओगे रजिस्ट्रार ऑफिस के पास, उनको बोल सकते हो कि फलाना फलाना पर्सन है, मुझे इसका बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट देखना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज नो कॉज ऑफ डेथ विल बी डिस्क्लोज्ड। अगर किसी पर्सन की डेथ हुई है तो उसका डिस्क्लोजर नहीं किया जाएगा अगर कोई भी पर्सन ऐसा सर्टिफिकेट लेता है तो। बराबर है, क्योंकि सी देयर कैन बी सर्टेन रीजंस ड्यू टू विच द डेथ ऑफ एनी पर्सन माइट टेक प्लेस, है ना। तो कोई पर्सन का राइट टू प्रिवेसी हो सकता है जो बोले कि नहीं मैं नहीं चाहता कि ये चीज पता चले किसी को, कुछ ऐसी प्राइवेट चीजों की वजह से हो सकता है, कोई भी फॉर दैट पर्पस, कोई भी ऐसा रीजन, कोई ऐसी डिजीज हो जो पर्सन नहीं चाहता कि पब्लिक एट लार्ज को पता चले। सो इस पॉइंट को यहां पे प्रिवेंट किया गया है। दूसरा पॉइंट बोला है कि यहां पर जब आप रजिस्ट्रार के पास जा रहे हैं कि हमें ऐसी इंफॉर्मेशन दीजिए, तो आपको कॉपी दिया जाएगा। किस कॉपी में क्या होगा? इट विल बी certified by your registrar under your section 76 of Indian Evidence Act. He is going to certify that yes मैंने इतना पेमेंट पे इस पर्सन को ये कॉपी दिया है। सेक्शन नंबर 76 क्लियरली मेंशंस कि अगर आपको कहीं से कॉपी निकलवानी है तो आप निकलवा सकते हो, लेकिन किससे निकालोगे? उस कंसर्न अथॉरिटी के ऑफिस से, उस पर्सन के सिग्नेचर के साथ जो कि वहां पे बैठा था, उस सर्टिफिकेट को सर्टिफाई कर रहा था। प्लस इट विल बी एडमिसिबल इन एविडेंस, एडमिसिबल इन एविडेंस, ये पॉइंट अच्छे से याद रखना, ठीक है। एडमिसिबल इन एविडेंस टू प्रूव व्हाट? टू प्रूव आइदर द बर्थ और टू प्रूव आइदर द डेथ, ठीक है, क्लियर? यस राजीव जी, इट्स अ ग्रेट आइडिया, है ना। थैंक यू फॉर दिस आइडिया, है ना। इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग की गुड आइडिया। मैं बात करती हूँ टीम से, है ना। अच्छी सी एक पॉकेट डिक्शनरी हम प्रिपेयर करवा सकते हैं, ठीक है। पीडब्ल्यू फॉर्मेट में उसको प्रिंट करवा सकते हैं या फिर उसको स्मार्ट डिक्शनरी के रूप में भी करवा सकते हैं, ठीक है। चलो, दिस इज अ ग्रेट आइडिया, थैंक यू फॉर दिस। चलिए आगे, सेक्शन नंबर 17 के बाद सेक्शन नंबर 18, दैट इज इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिस। हमने अभी बात की थी कि हम यहाँ पे बर्थ या डेथ रजिस्टर को जब सर्च कर सकते हैं तो हम यहाँ पे इंस्पेक्ट भी तो कर सकते हैं ना। रजिस्ट्रेशन ऑफिस को इंस्पेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन ये इंस्पेक्शन कौन करेगा? पहले ये देखो, ये इंस्पेक्शन कोई अथॉरिटी करेगी, हम जैसे और आप जैसे लोग नहीं कर सकते। और वो अथॉरिटी कौन सी है? विच इज स्पेसिफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार।
डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार बोलूं या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार बोलूं, अगर वो किसी अथॉरिटी को क्या करते हैं, एम्पावर करते हैं या फिर उनको स्पेसिफाई करते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस को क्या कर सकती है, इंस्पेक्ट कर सकते हैं. एंड मूविंग ऑन टू सेकेंड लास्ट सेक्शन, or the last section of this chapter number 4, which says duty of registrar to send periodical returns. अब सबसे बड़ा रीजन जो मैंने बोला रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट के बनाने के पीछे यही था कि हमको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन दीजिए कितने डेथ कितने बर्थ हो रहे हैं, सो दैट दे कैन मेक अप्रोप्रिएट पॉलिसीज फॉर ऑल द पीपल इन द कंट्री. सो अब जब रजिस्ट्रार के पास इंफॉर्मेशन आ रही है, तो रजिस्ट्रार, आप जब तक अपनी हायर अथॉरिटी चीफ रजिस्ट्रार को नहीं बताओगे, तब तक चीफ रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी दैट इज रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को तब तक नहीं बता पाएंगे. सो ड्यूटी बनती है हमारे रजिस्ट्रार की कि वो इंफॉर्मेशन देने वाले हैं. अब अच्छे से सुनो, ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार टू सेंड पीरियोडिकल रिटर्न्स. क्या करेंगे, वो पीरियोडिकल रिटर्न सेंड करेंगे, लेकिन सेंड किसको करेंगे, ही हैज टू सेंड इट टू चीफ रजिस्ट्रार. चीफ रजिस्ट्रार को ऐसी इंफॉर्मेशन वो सेंड करने वाले हैं. साथ ही साथ इन्होंने क्या बोला है, अब चीफ रजिस्ट्रार कुछ कार्यक्रम करेंगे. अब वो क्या कार्यक्रम करने वाले हैं, यहां पे इनको बोला है दैट फर्स्ट ही इज गोइंग टू कंपाइल इट, बिकॉज एक चीफ रजिस्ट्रार को अलग अलग एरिया से, अलग अलग लोकल एरियाज के रजिस्ट्रार, अलग अलग लोकल एरियाज के रजिस्ट्रार एक पर्टिकुलर चीफ रजिस्ट्रार को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. सो वो उन सबको कंपाइल करेंगे प्लस उन सबको पब्लिश करेंगे. क्या करेंगे, ही इज गोइंग टू पब्लिश, बट पब्लिश फॉर व्हाट, ही इज गोइंग टू पब्लिश इंफॉर्मेशन ऑफ public statistical report on registration of birth and death. So he is going to publish that information of public statistical report on birth and death. Basically, this is a government report. This is a government report prepared by your chief registrar of every state. हर स्टेट की अलग अलग रिपोर्ट प्रिपेयर होती है, और रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय योर चीफ रजिस्ट्रार, ताकि हर स्टेट का अगर स्टेट अथॉरिटी या स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा पॉलिसी बनाना चाहता है तो वो भी बना सकता है. ठीक है, और ये होगा कब, ड्यूरिंग एन ईयर. सो कैन आई से इट इज एन एनुअल रिपोर्ट, इट इज एन एनुअल रिपोर्ट. सो सेक्शन नंबर 19 ने दो चीजों के बारे में बताया है. एक तो बोला रजिस्ट्रार आपको सारी इंफॉर्मेशन पीरियोडिकली पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, वो टाइम पीरियड जो कि आपको प्रिस्क्राइब कर रखे हैं, हर टाइम पीरियड के बाद आपको चीफ रजिस्ट्रार को क्या करना है, इंफॉर्मेशन देनी है, और चीफ रजिस्ट्रार सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ कंपाइल करके पब्लिश करेगा. किस चीज के लिए, इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट. सो दिस रिपोर्ट इज पब्लिक. अगर आप चाहें तो अपने स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके ये पब्लिक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट देख सकते हैं. यू कैन फाइंड हाउ मेनी बर्थ और हाउ मेनी डेथ टुक प्लेस इन योर पर्टिकुलर स्टेट इन अ गिवन पर्टिकुलर टाइम पीरियड. ओके, क्लियर है. नाउ वी विल मूव ऑन टू लास्ट चैप्टर दैट इज मिसलेनियस. अब इसका मैंने डिविजन कुछ इस तरीके से किया है कि हमें ये सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट, 3 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है. सबसे पहले हमारा सेक्शन नंबर 20 है, जो ये कहता है अगर कोई भी बर्थ या डेथ आउटसाइड इंडिया हुआ है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है. एंड सेकंड बोला गया है कि पेनल्टीज इंपोज की है हमने अगर किसी पर्सन ने फेलियर कर दिया कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए या ओमिशन कर दिया जो कि इस एक्ट के अंदर बाधित है. और जब सेक्शन नंबर 23 पढ़ेंगे तो हम 29 भी पढ़ने वाले हैं, जो कि बोलता है कि जो हमारा ये एक्ट है वो क्या नहीं है, हमारे 1886 के एक्ट के इंटोगेटरी नहीं है या फिर डेरोगेटरी नहीं है. ओके, इट डज नॉट ओवरराइड्स दैट एक्ट, ये इसके कंसोनेंट्स में है. सेक्शन नंबर 21 से लेके 27 तक, इसमें से 26 को एलिमिनेट कर देंगे. वो सारे सेक्शन किससे डील करते हैं, पावर से. ये 7 सेक्शन आएंगे हमारे पास जो कि किससे डील करते हैं, पावर से डील करते हैं. एंड फाइनली वी हैव 26 जो कि कहता है अगर कोई भी अथॉरिटी इसके अंडर है, जैसे कि आपका रजिस्ट्रार हो गया, रजिस्ट्रार जनरल हो गया है, सब रजिस्ट्रार हो गए, एडिशनल या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार हो गए हैं, वो क्या होने वाले हैं, पब्लिक सर्वेंट्स होने वाले हैं फॉर द पर्पस ऑफ योर सेक्शन नंबर 21 ऑफ इंडियन पीनल कोड. एंड 28 में क्या बोला है कि कोई भी ऐसा एक्ट किया है जो कि गुड फेथ में है तो उसके लिए प्रोटेक्शन है यहाँ पे. क्लियर है. ओके मैम, लेखन शैली आपकी तरह करने के लिए कौन सी तपस्या करनी होती है, एक ही तपस्या है, दैट इज कंसिस्टेंसी. आपने खुद ही वर्ड यूज कर दिया है ना, तपस्या.
अब तपस्या का मतलब क्या है? तपस्या का मतलब यह है कि रेगुलर आपको वो चीज करनी है, ऐसा नहीं एक दिन कर लिया और छोड़ दिया। आप कोई भी बुक उठाइए आंसर राइटिंग के लिए, आप कोई भी बुक उठा सकते हैं। इनफैक्ट मैं बोलूं तो आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा मैं कहूंगी कि अप्रोच मिल जाए कि किस तरीके से मुझे आंसर लिखना है। आपका जब सारे सेक्शंस की कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी, ये सेक्शन ये कहता है, ये सेक्शन इस सेक्शन से कनेक्टेड है, देन यू विल एक्चुअली गेट टू अंडरस्टैंड कि कौन से क्वेश्चन में मुझे क्या क्या आंसर लिखने हैं और क्या आंसर लिखते हुए क्या क्या सेक्शंस मुझे मेंशन करने। सो वंस यू एनालाइज कि दीज आर द सेक्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दीज आर द क्वेश्चंस और सेक्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बस उसके बाद आपको उन सेक्शंस को इलैबोरेट करना है, पॉइंटर्स करना है। हम मेंस पर भी जरूर ऐसी सेशंस लेके आएंगे दैट हाउ यू हैव टू राइट आंसर्स, मेंस आंसर्स। ओके, चलिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ और डेथ आउटसाइड इंडिया। ऐसा रजिस्ट्रेशन जो कि इंडियन कपल है लेकिन बाहर हो गया, इंडिया के बाहर, तो इंफॉर्मेशन किसको देनी पड़ेगी? पहले तो रजिस्ट्रार जनरल को। तो ऐसा रजिस्ट्रेशन कौन करते हैं? रजिस्ट्रार जनरल करते हैं। इंफॉर्मेशन आपको रजिस्ट्रार जनरल को देनी पड़ेगी। अब पॉइंट यहां पे सबसे पहले ये है, अगर चाइल्ड, अच्छे से समझो, इफ चाइल्ड इज born outside India, outside India अगर उसका बर्थ हो गया, प्लस सेकेंड पॉइंट ये बोला है नो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, आपने उसकी बर्थ होते ही कोई इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं, प्लस अब पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया है, पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया है दैट दे वांट टू सेटल इन इंडिया, दे वांट टू सेटल इन इंडिया और रिटर्न टू इंडिया, वापस इंडिया में आना चाहते हैं, वापस इंडिया में आना चाहते हैं। तो यहां पे इन तीनों ही सिचुएशंस में, दैट इज ये सारे एंड है, ओके, और नहीं है, इन सारे सिचुएशंस में उनको क्या करना पड़ेगा? विद इन 60 डेज, विद इन 60 डेज फ्रॉम व्हेन? फ्रॉम अराइवल ऑफ चाइल्ड इन इंडिया। जिस दिन इंडिया में वो चाइल्ड आया उसके 60 डेज के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा? उसकी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार जनरल को देनी पड़ेगी एंड गेट हिज बर्थ रजिस्टर्ड, गेट हिज बर्थ रजिस्टर्ड। ओके, चलो, बेरेक्ट है वो थोड़ा गिर गया था नीचे। चलो, सेक्शन नंबर मैं 20 पढ़ूंगी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सब सेक्शन 1 में पढ़ रही हूं। इट सेज द रजिस्ट्रार जनरल शैल कॉज टू बी रजिस्टर्ड इंफॉर्मेशन। सो बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन भी रजिस्ट्रार जनरल को देनी है और रजिस्ट्रार जनरल ही इस इंफॉर्मेशन को क्या करने वाले हैं? रजिस्टर भी करने वाले हैं। shall cause to be registered information as to the birth or the death of the citizens outside India. So चाहे birth हो या death हो outside India, registrar general उसको नोट करने वाले हैं. Received by him under the rules relating to the registration of such citizen at Indian consultant made under Citizenship Act 1955 and every such registration shall also be deemed to have been duly made under this act. तो हमारे इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर उनको कोई इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है बर्थ या डेथ की, तो वो उसको क्या करने वाले हैं? नोट डाउन करने वाले हैं. ध्यान रहे ये बर्थ और डेथ किसकी है? सिटीजन ऑफ इंडिया की है. सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिकों की डेथ या बर्थ बाहर हो गई. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, है ना, या कोई किसी भी पर्पस के लिए अगर बाहर है, तो उनको अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है या उनकी डेथ हो रही है जो यहां से गए हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार जनरल को, जनरल रजिस्ट्रार या फिर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को आपको देनी पड़ेगी. ही इज गोइंग टू मेंशन दैट. ओके, आगे सुनो सबसेक्शन 2. ये आपका सबसेक्शन 2 है. इट सेज इन केस ऑफ चाइल्ड बोर्न आउटसाइड इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ होम इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन रिसीव्ड. मतलब बच्चा पैदा बाहर हुआ, इंफॉर्मेशन नहीं मिली, जो कि सबसेक्शन 1 में यहां पे मिल जानी चाहिए थी, नहीं मिली सिटीजनशिप एक्ट के अंदर. एंड इफ द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड रिटर्न टू इंडिया विद द व्यू टू सेटल, इंडिया में रिटर्न हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं कि अब तो हम इंडिया में सेटल होना चाहते हैं. बहुत सारे होते हैं ना लोग जो बाहर चले जाते हैं कि चलो अब तो बाहर सब कुछ अच्छा चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई वहीं है, यूके यूएसए में हो रही है, तो वो जनरली यूके यूएसए में ही बच्चे का बर्थ रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, क्योंकि दे हैव डिसाइडेड कि बच्चे की अभी अपब्रिंगिंग और सब कुछ वहीं पे होना है. लेकिन व्हेन दे हैव डिसाइडेड कि नहीं अभी हमें इंडिया वापस आना है और इंडिया में ही सेटल होना है, अगर सेटल होने के पर्सपेक्टिव से आ रहे हो, देन they may at any time within 60 days from the date of arrival of the child in India, 60 days के अंदर get the birth of the child registered under this act in same manner as if the child was born in India, and provisions of section number 13 shall apply
to the birth of such child after the expiry of the period of the 60 days. So basically 30 डे सेक्शन नंबर 13 में हमें क्या दे रखा था, टाइम पीरियड दे रखा था जिसके अंदर हमको रजिस्ट्रेशन करवाना था, तो वहां पर जनरल रूल 30 डेज था, यहां पर 60 डेज दे रखा है, तो 60 डेज वहां पे सेक्शन नंबर 13 में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और जनरल रूल फॉर द पर्पस ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड व्हिच टुक प्लेस आउटसाइड इंडिया, जनरल टाइम ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, 60 डेज हो जाएगा। 60 डेज के बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो फिर आपको वही करवाना पड़ेगा, क्या परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको नोटरी करवाना पड़ेगा। क्लियर है ये पॉइंट? तो आपका सेक्शन नंबर 13 एज इट इज वहां पर अप्लाई हो जाएगा। क्लियर? 60 डेज ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है 60 डेज फ्रॉम व्हेन, 60 डेज फ्रॉम द अराइवल ऑफ द चाइल्ड इन इंडिया। क्लियर पॉइंट? चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज पेनल्टीज। जनरल आपको पेनल्टीज दे रखी है 50 रुपए, बात ही खत्म। अगर आपसे पूछ ले भैया रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड एक्ट में कितनी पेनल्टी है, चाहे कोई पर्सन कोई कॉन्ट्ररी एक्ट करे, रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार करे या मेडिकल प्रैक्टिशनर करे, 50 रुपए। लेकिन कोई ऐसा एक्ट है, कोई ऐसा आपने कार्य किया जिसके लिए ऑफेंस तो बनता है लेकिन इस एक्ट में आपको मेंशन नहीं कर रखा है, कोई पनिशमेंट मेंशन नहीं कर रखी है, 10 रुपए फाइन, बात खत्म। 50 रुपए और 10 रुपए का पॉइंट याद रखना है। ठीक है? नॉट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट प्रियांशु जी, क्योंकि हम पढ़ के आ चुके हैं पहले कि उनका स्टेटस क्या रहने वाला है, चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के बराबर उनका स्टेटस रहेगा। ओके? अब पेनल्टीज में सबसे पहले अगर किसी पर्सन ने ऐसा काम किया, कैसा, A, B, C, इफ एनी पर्सन फेल्स टू गिव इंफॉर्मेशन, जो सेक्शन नंबर 8 और 9 में नहीं दी, 8 में कौन सी इंफॉर्मेशन देनी थी, अगर कोई बर्थ हुआ चाहे जेल में हो, घर में हो, मेडिकल कहीं नर्सिंग होम में हो या फिर आपकी लॉज में हो, कोई भी प्लेस पे हो, जो सेक्शन नंबर 8 और सेक्शन नंबर 9 किससे डील करता है, प्लांटेशन से, लेकिन उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, क्योंकि सेक्शन नंबर 8 में क्या बोला प्रियांशु जी, आपने ही सवाल पूछा था, वर्ड शैल दे रखा है वहां पे, आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, आपने नहीं दी या फिर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, बच्चा 6 महीने का, आप बोल रहे हो 3 महीने का है, या फिर आपने सेक्शन नंबर 11 में व्योम जी क्लास में हो तो सेक्शन नंबर 11 में आपने बोला था मैम ओरली होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, यस, तो सेक्शन नंबर 11 में जहां पर आपको बोला कि प्लीज नेम, एड्रेस, थंब मार्क कीजिए क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन ओरली दी है, आपने रिफ्यूज कर दिया, 50 रुपए का फाइन आपके ऊपर लगने वाला है, 50 रुपीज फाइन, दैट्स इट। पॉइंट नंबर 2, अगर रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज कर दिया, कोई बर्थ या डेथ को रजिस्टर नहीं किया, या तो मना कर दिया या फिर निग्लेक्ट कर दिया, गलती कर दी, चूक कर दी खुद की साइड से, 50 रुपए का फाइन, दोनों ही मैटर्स में, चाहे सब रजिस्ट्रार है या मेडिकल प्रैक्टिशनर है। अब मेडिकल प्रैक्टिशनर ने भी अगर निग्लेक्ट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, किस लिए, सर्टिफिकेट को इश्यू करने के लिए, जो हम सेक्शन नंबर 10 में पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 10 में हम पढ़े थे ना, दैट इज ड्यूटी ऑफ द सर्टेन पर्सन टू नोटिफाई बर्थ एंड डेथ एंड टू सर्टिफाई द कॉज ऑफ द डेथ। तो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, ये देखो सेक्शन नंबर 10 हमारे पास यहां रहा, सेक्शन नंबर 10 में हमने क्या बोला कि ड्यूटी है आपके किसी कीपर की, मिडवाइफ की या मेडिकल प्रैक्टिशनर की, कि वो इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, किस बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, कि यहाँ पे पर्टिकुलर कोई बर्थ हुआ था या कोई डेथ हुई थी, अगर उन्होंने नहीं बताया तो उनके ऊपर भी 50,000 रुपीज का क्या लगने वाला है, फाइन लगने वाला है। लेकिन अगर ऐसा पॉइंट है कि कोई पेनल्टी प्रोवाइडेड ही नहीं है कोई पर्टिकुलर एक्ट के लिए, लेकिन इस एक्ट में ऑफेंस है वो, लेकिन बताया नहीं कितनी पनिशमेंट है, तो जनरल उन्होंने क्या बोल दिया है, 10 रुपीज का फाइन यहाँ पे लगेगा। एंड कोई भी ऑफेंस अगर इस एक्ट में हुआ है उसको ट्राई कैसे करने वाले हैं, समरीली बाय मजिस्ट्रेट ट्राई होगा, समरी प्रोसीडिंग यहाँ पे अप्लाई होगी। समरी प्रोसीडिंग के सेक्शंस बताइए, कल ही हमने एनआई एक्ट में भी पढ़ा था, सेक्शन नंबर 262, 265 बराबर है क्या, क्लियर। सेक्शन नंबर 23 में कुछ छूटा तो नहीं, यस, शैल बी पनिशेबल विद 50 रुपीज, मे एक्सटेंड टू 50 रुपीज। तो ये कौन सा है, ये है आपका सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 रजिस्ट्रार, सबसेक्शन 3 मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये A-B-C बराबर। और उसके बाद जो मैंने बोला कोई भी पर्सन फेल हो गया विदाउट रीजनेबल कॉज, तो ये क्या है हमारा सबसेक्शन 4। एंड सबसेक्शन 5 में बोला है कि कोई भी ऐसी प्रोसीजर है तो एज पर CRPC समरी ट्रायल के थ्रू होने वाली है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट, बराबर। चलिए, एंड सेक्शन नंबर 29 सेज कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट किसकी डेरोगेशन में नहीं है, बर्थ डेथ मैरिज एक्ट, मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1886। ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्या 1886 के एक्ट के अगेंस्ट क्या हमारे 1969 का एक्ट है, आंसर इज नो।
ओके, लास्टली वी विल कम ऑन टू द पावर्स. दिस इज द लास्ट सेगमेंट, जो कि मुझे लगता है कि इससे शॉर्ट शायद नहीं हो सकता है हमारा पावर्स का सेगमेंट. सेक्शन नंबर 21 में बोला किसके पास पावर है कोई भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने की. ऑब्टेन इंफॉर्मेशन बाय एनी पर्सन अबाउट बर्थ और डेथ. हमारे मोहल्ले में कोई बर्थ हुआ है या डेथ हुआ है, इसकी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने का राइट पावर किसके पास है? रजिस्ट्रार के पास है. मतलब रजिस्ट्रार साहब आ सकते हैं और पूछ सकते हैं, बताओ मैम पता है क्या यहाँ पे कोई बर्थ हुआ क्या, यहाँ पे कोई डेथ हुई क्या? तो ये पूछने का अधिकार किसका? ये पूछने का अधिकार हमारा सेक्शन नंबर 21 कहता है रजिस्ट्रार. या तो ओरली इंफॉर्मेशन देने को बोल सकता है या रिटन फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन देने को बोल सकता है, और हमें उसको कंप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है खुशबू जी, बैक टू द क्लास. सेक्शन नंबर 20 कहता है डायरेक्शंस कौन देगा? यहाँ पे किसके पास पावर है डायरेक्शंस देने की? तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देगा स्टेट गवर्नमेंट को, जो कि उनको लगे कि इंपॉर्टेंट है इस एक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए. सेक्शन नंबर 23 कहां गया मैम? अरे अभी तो पढ़ा सेक्शन नंबर 23 पेनल्टीज. पेनल्टी पढ़ लिया ना. देखो कई बार मेरी थोड़ी राइटिंग यहाँ पे अजीब हो जाती है, सो मैं साथ ही साथ बोलते जा रही हूँ बिकॉज द वेकॉम इज वेरी स्लिपरी और नहीं जम पाता, थोड़ा ग्रिप नहीं बन पाती है इस वजह से. ठीक है चलो आगे सुनो. तो ये हुआ सेक्शन नंबर 23, हम ऑलरेडी कवर कर चुके. 23 के साथ 29 ही कवर कर लिया और 20 भी हमने कवर कर लिया. ओके 24 कहता है क्या इस एक्ट के अंदर ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है? यस ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है, क्योंकि 23 में तो हमको पता है कौन से ऑफेंसेस बन रहे हैं. 24 में ये बोल रहा है यस ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है, लेकिन पावर किसके पास है ऑफेंस को कंपाउंड करने की? ऐसे ऑफिसर के पास पावर है जिसको कि चीफ रजिस्ट्रार ने ऑथराइज किया है. कोई भी वो पर्सन हो सकता है, कोई भी एक ऑफिसर हो सकता है जिसको चीफ रजिस्ट्रार बोले आपके पास पावर है, यू कैन कंपाउंड द ऑफेंसेस अंडर योर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स एक्ट 1969. लेकिन जब ऐसा कंपाउंड हो रहा है ऑफेंस, तो रिक्वायरमेंट है कि 50 रुपीज की फाइन देना पड़ेगा वहां पे. उसके बाद एक बार अगर कंपाउंड हो गया ऑफेंस, वी कैन कनेक्टेड विद सेक्शन नंबर 320 ऑफ सीआरपीसी. अगर एक बार ऑफेंस कंपाउंड हो गया सेक्शन नंबर 24 में, तो पर्सन को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा. नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 320 एंड सेक्शन नंबर 24. सेक्शन नंबर 320 अगर पढ़ोगे तो वहां पे कंपाउंडिंग का इफेक्ट क्या होता है? वहां पे कंपाउंडिंग का इफेक्ट एक्विटल होता है. यस और नो? सेक्शन नंबर 320 इफ एवरीवन इज हैविंग द डायरेक्ट सीआरपीसी, तो आ जाइए एक बार सेक्शन नंबर 320 सब सेक्शन 8. द कंपोजिशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल हैव एन इफेक्ट ऑफ एक्विटल ऑफ द अक्यूज्ड. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है. ये 360 सीआरपीसी और सेक्शन नंबर 24 ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ एंड बर्थ का डिफरेंस है. जब उस पर्सन को डिस्चार्ज कर दिया गया तो आगे उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग नहीं होने वाली है. ये कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के बारे में जरूर ध्यान रखना. ठीक है प्रियांशु जी. ओके बराबर. सेक्शन नंबर 25 ने क्या बोला है? किसके पास पावर है सैंक्शन करने के लिए? किसके लिए? प्रोसिक्यूशन के लिए, कि भैया इस एक्ट के अंदर हम कोई प्रोसिक्यूशन चला रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको सैंक्शन होनी चाहिए. सो सेक्शन नंबर 25 बोल रहा है नो प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी इंस्टीट्यूटेड एक्सेप्ट बाय एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द चीफ रजिस्ट्रार. तो यहाँ पे इन्होंने बोला है बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर. आप इस एक्ट के अंदर तब तक कोई प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते जब तक कि आपको सैंक्शन ना मिल जाए, परमिशन ना मिल जाए. परमिशन कौन देगा? एनी सच ऑफिसर जिसको कि चीफ रजिस्ट्रार ने ऑथराइज किया. देखो रजिस्ट्रार दो जगह ऑथराइज कर रहा है, 24 में भी 25 में भी. 24 में किसके लिए? ऑफेंस को कंपाउंड करने के लिए. 25 में किसके लिए? सैंक्शन करने के लिए. किसका? प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन करने के लिए. बराबर. 27 में बोला डेलीगेशन ऑफ पावर्स. क्या पावर्स को हम आगे डेलीगेट कर सकते हैं? तो आंसर इज यस. लेकिन डेलीगेट करेगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट करेगा. द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट एनी पावर एक्सरसाइजेबल बाय दिस एक्ट. इस एक्ट में दिए गया कोई भी पावर एक्सेप्ट सेक्शन नंबर 30, स्टेट गवर्नमेंट किसी को भी ऑथराइज कर सकता है कि आप इस एक्ट के पावर्स को एक्सरसाइज कीजिए. गिवन अंडर 27. 28 क्या बोलता है? इस एक्ट के अंदर रूल मेकिंग पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास. इसीलिए मैंने बोला था सेक्शन नंबर 30 को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बिकॉज एवरी टाइम यू सी द रूल्स रिलेटिंग टू डेथ एज वेल एज बर्थ, इन एवरी स्टेट यू विल फाइंड डिफरेंट रूल्स. डिफरेंट फीस हो सकता है, डिफरेंट टाइम पीरियड भी हो सकता है. इस एक्ट में देने के बाद यस डिफरेंट टाइम पीरियड हो सकता है, क्योंकि हमने टाइम पीरियड में पावर्स में काफी जगह पढ़ा है एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, फॉर्म एज में भी प्रिस्क्राइब्ड. उसका मतलब क्या है? मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट के लिए रूल्स बनाएगा उसके अकॉर्डिंग होने वाला है. तो रूल मेकिंग पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट. लेकिन अप्रूवल किसको करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूवल करना पड़ेगा.
सेक्शन नंबर 31 कहां गया? सेक्शन नंबर 31 कहां गया? सेक्शन नंबर 31 सेज रिपील एंड सेविंग, इसलिए हमने सेक्शन नंबर 31 को छोड़ दिया है। ओके, 26 एज वेल एज 28 हम कवर करने वाले हैं। 27 यहां आ गया। 29 को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। कब? 29 को हमने कवर किया था जब हमने सेक्शन नंबर 20 पढ़ा था। बराबर है क्या चीज? सो सेक्शन नंबर 30 यहां पे आ गया। 26 और 28 नेक्स्ट सेगमेंट में पढ़ने वाले हैं। 31 रिपील एंड सेविंग है, पढ़ना नहीं है। कमिंग टू सेक्शन नंबर 32, लास्ट सेक्शन, दैट इज रिमूविंग डिफिकल्टी। इस एक्ट में अगर कोई भी डिफिकल्टी आई है तो रिमूव करने का पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। अपने अपने स्टेट के लिए इंटरप्रिटेशन स्टेट गवर्नमेंट खुद करेगा, लेकिन अप्रूवल चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की। और कोई भी डिफिकल्टी आप इस एक्ट के 2 साल बाद रिमूव नहीं कर सकते। जिस दिन ये एक्ट आपके स्टेट में कमेंस हुआ, उस कमेंसमेंट डेट से 2 साल के बाद या 2 साल तक में आपको अगर डिफिकल्टी रिमूव करनी कीजिए, बट आफ्टर 2 years you are not allowed to remove any difficulty that you think is there as to the interpretation। ठीक है, क्लियर है? अरे होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, अच्छे से मेहनत करो, होगा, है ना? सो डू नॉट वरी। ठीक है हजरा जी, चलिए मैम, इस एक्ट के वजह से कोई केस होता है तो उसका नेचर कैसा होगा? सिविल और क्रिमिनल? इट विल बी क्रिमिनल इन नेचर। समरी ट्रायल बोल दिया ना प्रियांशु जी, समरी ट्रायल बोल दिया। समरी ट्रायल मतलब व्हाट? क्रिमिनल इन नेचर। बराबर, ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे। सेक्शन नंबर 26 एंड 28। सेक्शन नंबर 26 में क्या बोला? 26 में ये बोला कि अगर कोई भी रजिस्ट्रार है और सब रजिस्ट्रार है, जो कि हमें इस एक्ट में मेंशन करके दे रखा है, अगर वो कोई भी एक्ट कर रहे हैं जो कि उन्हें इस एक्ट में दे रखा है या रूल्स में दे रखा है, तो वो क्या माने जाएंगे? पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे एज पर योर सेक्शन नंबर 21 ऑफ आईपीसी। बराबर, ये चीज हमने सेक्शन नंबर 16, 17 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में परसों पढ़ी थी। एंड सेक्शन नंबर 28 ये कहता है दैट अगर आपके रजिस्ट्रार इन जनरल या फिर गवर्नमेंट ने या रजिस्ट्रार ने या कोई भी पर्सन ने इस एक्ट में कोई एक्ट किया है जो कि गुड फेथ में किया है ना, सदाचार की भावना के साथ किया है, तो उसको प्रोटेक्शन मिलेगा कि उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, उसके अगेंस्ट कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं किया जाएगा। नो सूट, नो प्रोसिक्यूशन और एनी लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार और ये सारे लोग। मतलब ये कौन सा सेक्शन है? ये इम्यूनिटी सेक्शन है। ठीक है, चलिए, सो दैट वाज ऑल इन टुडेज सेगमेंट। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। ये हमारा स्केड्यूल रहने वाला है। अब मिलेंगे हम अगला 22 ऑफ मार्च को, दैट इज इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 को पढ़ने वाले हैं। बराबर है क्या चीज? सबको समझ आया? कोई डाउट है तो पूछ लो अभी क्लास में, अभी पूछ लीजिए क्लास में। वैसे अगर आपको लगे कि मैम और कोई डाउट है, देन फील फ्री टू कनेक्ट विद मी थ्रू माय टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज शिवानी सोलंकी। ठीक है, अच्छा सुनो, मेडिकल प्रैक्टिशनर, देखो अगर हम डेफिनेशन देखें, है ना प्रियांशु जी, यू वांटेड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। बराबर है क्या चीज? देखो इन्होंने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन दी है सेक्शन नंबर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन दी है सेक्शन नंबर 53A में, जो कि किसकी बात करता है? ऐसे अक्यूज की जो कि किसके लिए अक्यूज है? रेप के ऑफेंस के लिए। ओके, सो दे हैव मेंशन्ड, नॉट 53A, 53 की बात कर ले तो 53 में दे हैव मेंशन कि ऐसा अक्यूज जिसके लिए कि पुलिस रिक्वेस्ट करती है उसके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। सो दे हैव सेड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मींस ऐसा कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर हु पोजेसेस अ मेडिकल क्वालिफिकेशन, जो कि क्या है? मेडिकल क्वालिफिकेशन कैरी करता है, मेडिकल क्वालिफिकेशन है जो कि डिफाइंड है आपके 2H ऑफ मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 का मेडिकल काउंसिल एक्ट है, उसका 2H में कुछ क्वालिफिकेशंस दे रखी है। अगर वो क्वालिफिकेशन हमारा मेडिकल प्रैक्टिशनर होल्ड करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, एंड हुज नेम हैज बीन एंटर्ड इन स्टेट मेडिकल रजिस्टर। उसका नाम क्या होना चाहिए? स्टेट मेडिकल रजिस्टर पे आना चाहिए। जैसे हम लोग रजिस्टर्ड होते हैं ना, हम लोग भी स्टेट बार काउंसिल से रजिस्टर्ड है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर कहलाएगा। पीसीपीएनडीटी का एक्ट देखना, हमने उसमें पढ़ा है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होने वाला है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होने वाला है, आरएमपी एंड एमपी कौन होने वाला है। सो गो थ्रू
PCPNDT एक्ट ऑल्सो। जब वर्ड रजिस्टर्ड लग जाता है मतलब कि स्टेट मेडिकल रजिस्टर में उसका नाम है और वो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, क्योंकि मेडिकल काउंसिल रजिस्टर 1956 में जो जो क्वालिफिकेशन दे रखी है, एक बार देख लेना वो एक्ट 2H में क्या क्या क्वालिफिकेशन दे रखी है, अगर वो क्वालिफिकेशन उसके पास है तो उसको स्टेट मेडिकल रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन का पूरा अधिकार रहने वाला है। चलिए, यस यस डेफिनेटली, चलो, सो दैट वाज ऑल इन टुडेज सेशन। एंड हाँ, देखो आपने क्या बोला मैम, मेडिकल प्रैक्टिस, जो रजिस्टर्ड नहीं है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर हो गया, बराबर, प्रोवाइडेड ही शुड होल्ड क्वालिफिकेशन जो कि आपके मेडिकल काउंसिल एक्ट में आपको दे रखी है। सो यस, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम जो पीडीएफ है इन सेशंस की माइनर लॉ की कहां मिलेगी, ये आपको लॉ वाला टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल को जाके एक बार एनरोल कर लीजिएगा, वहां पे आपको ये सारे सेशंस की पीडीएफ मिलने वाली है। मैं भी शेयर कर दूंगी टीम के साथ, व्हेनेवर दे फील गुड वो वहां पे उस फाइल को अपलोड कर देंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये फाइल और ये क्लासेस आपको ऐप में नहीं मिलेगी बिकॉज नो सच डिफरेंट फाउंडेशन बैच, सॉरी, डिफरेंट बैच हैज बीन क्रिएटेड फॉर दिस पर्पस, ओके, क्योंकि माइनर लॉज वन शॉट हमें आगे भी कंडक्ट करते रहने पड़ेंगे एज पर दी प्रायोरिटी या फिर एज पर द नोटिफिकेशंस फॉर योर स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन। चलिए, यस रोहित जी, करवाने वाली हूँ ना मैं, बिहार के लिए है, सोगा है, पार्टनरशिप है, टॉर्ट्स है, आपके कमर्शियल लॉ है, सो वो सब आने वाले, हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है। गो थ्रू द टाइम टेबल जो भी मैंने 2 मिनट पहले शेयर किया। सो यस, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन।